हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी इस छोटी सी वीडियो में जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट के जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो ES6 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, उन सबको कवर करेंगे। और हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करें जो ज़रूरी है हमारे लिए, एक डेवलपर के लिए, कि उन्हें आने चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का स्पेशल जो मकसद है मेरा वो ये है कि इस वीडियो के बाद मैं एक बैकएंड की सीरीज़ लेकर आऊँगा या पूरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम लोग बैकएंड में सब कुछ कवर करेंगे, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, और बैकएंड में जो हमारे पास लॉजिक्स वगैरह होती है जैसे ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और जो एडवांस राउटिंग वगैरह। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो उसके लिए लाजमी है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने जावास्क्रिप्ट की एक वीडियो बनाई स्पेशल आप लोगों के लिए, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो बैकएंड में भी यूज़ होंगे, आपके फ्रंट एंड में भी यूज़ होंगे, तो वो सारे मैं इस एक वीडियो में कवर कर दूँ। सो आई थिंक इंट्रो इतना काफ़ी है। और अब इसके बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये भी कह दूँ कि मैंने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल काम डाला हुआ है, पहले कुछ 2-3 मिनट में इंट्रोडक्शन डाली हुई है जावास्क्रिप्ट की। तो अगर आप लोग वो नहीं सुनना चाहते, आप लोग उसे स्किप करके आप लोग एकदम से अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स गो। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का, और मैंने इसके लिए एक स्पेशल प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि जावास्क्रिप्ट है क्या। तो चलो चलते हैं, इसे देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, जो कि पहली स्लाइड है हमारी। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि इसका आमतौर पर यूज़ वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी होता है अगर आप लोग रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हो, उसे बाद में देखेंगे। सो फिर आते हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन में ये देखेंगे कि ये 1995 में क्रिएट किया था इस लैंग्वेज को ब्रेंडन ईच नाम के बंदे ने, या ब्रेंडन एक, आप लोग कुछ भी इसे पढ़ सकते हो। और 2015 में इसे एकमा स्क्रिप्ट वालों ने इवॉल्व किया। इवॉल्व से मुराद इसे थोड़ा सा एडवांस किया, इन्हेंसमेंट की इसमें, और कुछ नए फीचर्स ऐड किए। और उसके बाद आते हैं यूज़ केसेस। यूज़ केसेस में ये है कि इन जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता कहाँ पर है। ये तो एक ये है कि वेब ब्राउज़र, जो हमारे पास वेब ब्राउज़र होते हैं जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या एज वगैरह, तो उसमें जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और जो सर्वर साइड पर स्क्रिप्टिंग होती है, जैसे सर्वर साइड पर लॉजिकल वगैरह डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना, और जो बैकएंड में जितने काम होते हैं वो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हैं। पर जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस के नाम से, उसके ज़रिए। तो आगे आते हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसमें सबसे पहला आता है रिएक्ट। रिएक्ट को फेसबुक वालों ने डेवलप किया, और ये यूज़ होता है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और ये वेब डेवलपमेंट का एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है। उसके बाद आते हैं एंगुलर। एंगुलर को गूगल वालों ने डेवलप किया, और ये भी बिल्कुल रिएक्ट जैसा है, बट थोड़ा बहुत सिंटेक्स का फ़र्क है, फाइल स्ट्रक्चर का फ़र्क है, बाकी तकरीबन एक जैसे हैं दोनों। फिर आते हैं व्यू जेएस। इसे इवान यू नाम के एक बंदे ने क्रिएट किया था, मतलब डेवलप किया था, आप कुछ भी कह सकते हो। और इसे आमतौर पर एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। और फिर आते हैं कुछ और फ्रेमवर्क्स पर, जैसे नोड जेएस। नोड जेएस को जो डेवलप किया था वो क्रोम का जो V8 इंजन है उसके बेसिक पर बिल्ड किया था। और इसका जो यूज़ होता है हमारे पास, इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग वो सर्वर साइड पर स्क्रिप्टिंग कर सके। सर्वर साइड पर स्क्रिप्टिंग से मुराद ये है कि आप लोग अपने बैकएंड के साथ अपने बैकएंड पर काम कर सको। सिंपली आप लोग डेटा बेच सको, डेटा गेट कर सको, वहाँ से जो बैकएंड के जितने लॉजिकल काम होते हैं वो भी आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सको। वो उस जावास्क्रिप्ट तो नहीं कर सकता, पर नोड जेएस उसका फ्रेमवर्क है, तो उसके ज़रिए आप ये सब कर सकते हो। तो उसके बाद आते हैं रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव को भी फेसबुक वालों ने डेवलप किया, और ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने में काम आता है। और जो रिएक्ट नेटिव है, इससे अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे, वो आपको ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बना के देगा जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पर रन करेगी। तो ये इस रिएक्ट नेटिव का एक प्लस पॉइंट है। तो आगे आते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सीखने के आपके पास कुछ फ़ायदे ये हैं कि अगर आप एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सीख जाओ तो आप फ्रंट एंड पर भी काम कर सकते हो, आप बैक एंड पर भी काम कर सकते हो, और आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप ये चारों काम एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज से कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख के आप फ्रंट एंड कर सकते हो। फ्रंट एंड में आप यूज़ कर सकते हो प्योर जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। बैक एंड में आप नोड जेएस का यूज़ कर सकते हो। और ऑल राउंडर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ऑल राउंडर जो हमारे पास ये एक टाइटल है,
तो एक हेडिंग कह सकते हैं। ये इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोग जो जावास्क्रिप्ट है, हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि फ्रंट एंड में भी यही यूज़ करें, बैक एंड में भी यही यूज़ करें, हर जगह यही यूज़ करें। तो ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को देना था। तो इसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ मूव करेंगे। एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे VS कोड। आपके पास VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। ये पहला URL है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका URL। अगर आप लोग ज़हमत नहीं कर सकते यहाँ तक आने की, सो डाउनलोड फॉर विंडोज़ इस पर क्लिक कर लो, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और इसके इंस्टॉलेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग बिल्कुल ईजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हो। बस नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना। ओके, तो बस यही था। VS कोड को तो आपने ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद हम लोग आएंगे एक और चीज़ को देखेंगे, वो है Node.js। ठीक है, सो Node.js का ये URL, ये जो लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है नोड डाउनलोड Node.js LTS वर्जन। तो आपने Node.js को डाउनलोड करना है। तो मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने आना है अपने यहाँ पर, जहाँ पर भी आपके पास डाउनलोड पड़ा हुआ होगा, आपने वहाँ आ जाना है। और ये रहा मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो क्या आप अपडेट करना चाहते हो या रिपेयर करना चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूँ लेट यू चेंज द वे फीचर्स आर इंस्टॉल्ड। तो मैं दोबारा से इसे चेंज करना चाहता हूँ या इसे रिपेयर कर लेते हैं, तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज, तो आपके पास तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आएगा, ये जो सामने आया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, आपने एकदम से नेक्स्ट कर देना है और इस चीज़ को ओके मत करना। ठीक है, एकदम से नेक्स्ट कर देना और फिर चेंज कर देना, मतलब सेव कर लेना जो भी आपने करना है। तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। क्लिक द फिनिश बटन टू एग्जिट द सेटअप विज़ार्ड। ओके, तो इसे फिनिश कर देते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ अपने पास, मैंने यहाँ पर क्या करना था, CMD, अपने पास CMD रन ओपन करो। और CMD ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग सर्च करो Node-, वर्जन। ओके, इसे एंटर करो तो देख सकते हो 20.13.1 ये वर्जन मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। तो इसके बाद अगर मैं करूँ npm-v, तो npm-v पर मेरे पास npm भी इंस्टॉल हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। जैसे आप लोग नोड को इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपने इंस्टॉल करनी है, वो ये है कि आपने यहाँ पर एक कमांड रन करनी है, npm install nodemon-g। आपने नोडमॉन को भी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। नोडमॉन को क्यों करना है, ताकि आप लोग VS कोड में अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सको, उसके लिए आपने नोडमॉन इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड रन करो, इसे एंटर कर दो और अब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें टाइम नहीं लगता, 10 to 15 सेकेंड्स ही लगते हैं इसके इंस्टॉलेशन में। ओके, सो जब तक ये इंस्टॉल होता है या इसे देख ही रहते हैं, पहले ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद अपने फाइल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे कि अपने पहले कोड को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया, अब मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर अपने पास एक एम्प्टी फोल्डर आप लोग क्रिएट कर लो, जैसे मैंने किया हुआ है। ये जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर में। तो इसे अपने VS कोड में ओपन कर लो, ओपन विद कोड। ओके, सो इसे ओपन विद कोड करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कुछ यूँ। तो मेरे पास अगर आप लोगों को दिख रहा है कि ये ऐसे ग्रीन कलर का थोड़ा सा अगर खूबसूरत लग रहा है आप लोगों को, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ से एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हो। ये देख लो एक्सटेंशंस, ये ठीक है। सो इन एक्सटेंशंस में चले जाना। यहाँ पर आप लोगों को मेरे पास ये कुछ एक्सटेंशंस पड़ी हुई, जैसे डार्क मैजिक थीम। सो डार्क मैजिक थीम से आपके पास ये सब कुछ ग्रीन कलर का इस तरीके से शो होगा। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा। और फ्लुएंट आइकन्स, जो आइकन्स के लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, ये वो पैकेज है मेरे पास। और बस यही थे जो आप लोगों को चाहिए। और ये प्रिटियर कर दो, इससे आपके पास जो कोड होगा वो प्रिटियर फॉर्मेट में होगा। ये सिंबल्स भी कर दो, इससे भी आपके पास आइकन्स थोड़े से खूबसूरत शो होंगे। तो बस यही काम है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। और अब यहाँ पर हमने करना क्या है, ये मैंने कुछ एक्सटेंशंस बताने थे जो आप लोग अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट इस प्रोजेक्ट से उन एक्सटेंशंस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बताऊँ, सो अपने पास एक फ़ाइल क्रिएट कर लो, उसे मैं नाम दूंगा वेरिएबल एंड डेटा टाइप.js। ओके, तो इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस इसे मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले वेरिएबल्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। हमारे पास होते हैं कुछ वेरिएबल्स,
तो मैं पहले इसे इस तरीके से कमेंट टाइप में लिख दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कोड भी देना है, ठीक है। वेरिएबल्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, वेर नेम इज़ इक्वल टू ZEESHAN, ज़ीशान। तो मैंने यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वेर डिक्लेयर किया, VAR, वेर, ओके। सो जिसकी वैल्यू है ज़ीशान। तो मैं अभी अगर इसे प्रिंट करना चाहूँ console.log, आपने अगर किसी वैल्यू को प्रिंट करना हो तो आपने लिखना है console.log। console.log से आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, ओके। सो जो वैल्यू आप प्रिंट करोगे वो आपके टर्मिनल में शो होगी। तो यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ नेम, सेव करता हूँ, तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर अपना टर्मिनल में नोडमोन और उस फाइल का नाम, जो भी ये फाइल है, इस फाइल का नाम अगर लिखूँ, मैं इसे इंटर कर दूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज़ीशान मेरे पास प्रिंट होके आ चुका है। यहाँ पर टर्मिनल में आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और जूम करा देता हूँ। तो ये रहा ज़ीशान प्रिंट होके आ चुका है, और ये था हमारा कोड। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ज़्यादा जूम इन हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास पहला वो है, क्या नाम है, डिक्लेरेशन की टाइप है वेर। तो अभी अगर मैं दोबारा लिखूँ वेर नेम इज़ इक्वल टू खान, ठीक है। अब अगर मैं खान यहाँ पर लिख लूँ, अब क्या किया मैंने, पहले मैंने सेम वेरिएबल डिफाइन किया, उसकी वैल्यू ज़ीशान थी। मैंने दोबारा सेम वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बट उसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो अब यहाँ पर ज़ीशान प्रिंट होके आएगा या खान प्रिंट होके आएगा, अब आप लोग ये सोचो। तो अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो देख लो यहाँ पर खान प्रिंट होके आ गया, क्योंकि अब ये जो नई वैल्यू है ये उसने असाइन कर दी इस नेम नाम के वेरिएबल को। तो हमारे पास जो वेर होता है, वेर में आप लोग पूरी वैल्यू चेंज कर सकते हो, और उसका जो डिक्लेरेशन टाइप है वो भी चेंज कर सकते हो। हमारे पास हमारा पहला डिक्लेरेशन टाइप था वेर, ओके। तो इसे कमेंट कर लो, ओके। इसे कमेंट करने के बाद यहाँ पर आ जाओ। अब मैं आप लोगों को दूसरा टाइप दिखाता हूँ डिक्लेरेशन का, लेट, ठीक है, ठीक है। तो लेट में क्या करेंगे, लेट नेम इज़ इक्वल टू एलेक्स, ओके। सो एलेक्स नहीं, जॉन कर देते हैं। नेम, लेट नेम इज़ इक्वल टू जॉन। अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर जॉन प्रिंट होके आ रहा है, बट जैसे मैंने वहाँ पर क्या किया था, वेयर नेम इज़ इक्वल टू खान। तो मैं अगर दोबारा इसी का लेट नेम इज़ इक्वल टू विक, ठीक है। सो अब मैंने दोबारा लेट लिखा, तो अब ये मुझे एरर दे रहे, क्या कह रहे कैन नॉट री डिक्लेयर, क्या आप दोबारा री डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले ही इसे डिक्लेयर कर चुके हो कि ये एक लेट, ये एक इसका जो डिक्लेरेशन टाइप है वो लेट है। तो आप यहाँ से इस लेट को अगर रिमूव करोगे तो अब ये आपको एरर नहीं देगा, अब ये नेम को प्रिंट करेगा और नेम को ये नई वैल्यू असाइन कर देगा विक, ठीक है। सो सेव करो, विक हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है, ओके। सो जो पुरानी वैल्यू थी इसने उसे रिप्लेस करके नई वैल्यू सेट कर दी। तो ये था लेट। अब हमारे पास जो हमारा आखिरी टाइप है डिक्लेरेशन का, जो हम लोग अपने कोडिंग के आगे जाके यूज़ भी करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सब यूज़ करते हैं, तो वो ये है हमारे पास कॉन्स्ट। कौन सा, कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू ज़ीशान, ओके। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो देख लो ज़ीशान प्रिंट होके आ गया, बट अगर मैं दोबारा इसे ज़ीशान के साथ खान कर दूँ तो यहाँ पर दोबारा सेम एरर के नॉट रीडिक्लेयर, आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। चलो ठीक है, नेम मिटा देता हूँ। तो अब दोबारा सेव करते हैं, तो दोबारा आप लोग देख लो असाइनमेंट एरर आ गया, कह रहे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, आपने एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया। ये जो है ये कांस्टेंट वेरिएबल है, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आपने इसे एक बार बना लिया, आपने इसे ज़ीशान वैल्यू असाइन कर दी, तो आप इसे दोबारा से कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इसे जैसे रिमूव करूँगा, इसे मैं सेव करूँगा, तो देखना एरर रिमूव हो गया और यहाँ पर ज़ीशान लिखा हुआ आ चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये सारा समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। सो ये थे हमारे कुछ वेरिएबल्स। तो अब आते हैं डेटा टाइप्स पर। तो डेटा टाइप्स से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सो इसी चीज़ को कॉपी करो जो हमारे पास वेरिएबल्स के लिए मैंने ऊपर हेडिंग डाला था, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कोड देना है। सो मैं इसे साफ़ सुथरा रखना चाहता हूँ, डेटा टाइप्स, ओके। सो डेटा टाइप्स, हमारे पास काफ़ी डेटा टाइप्स होती हैं, और आप लोग सोचोगे डेटा टाइप्स है क्या, तो देख लेते हैं। सो मैं इसकी डिक्लेरेशन करूँगा कॉन्स्ट से, ठीक है। आप लोग किसी चीज़ से भी कर सकते हो, वेयर से भी, लेट से भी, बट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हमेशा कॉन्स्ट का यूज़ करो, और कुछ जगहों पर आपको लेट भी यूज़ करने की ज़रूरत है, बट हाँ वेयर से दूर ही रहो, ये चीज़ यूज़ ना करो, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को इश्यूज़ आ सकते हैं। सो कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू ज़ीशान खान, ओके। और एज इज़ इक्वल टू कॉन्स्ट एज इज़ इक्वल टू 21, ओके। और सिंगल, यहाँ पर कोमा नहीं लगाना, आपके पास कोमा नहीं लगता, सेमी कोलम रखता है। और कॉन्स्ट इज़ सिंगल, तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉन्स्ट नाम का
एक कांस्टेंट क्रिएट किया हुआ है, उसका जो नाम है वो इज सिंगल। अब इसे मैं वैल्यू असाइन करूँगा ट्रू। अब इसके बारे में मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और एक और चीज़, कॉन्स्ट इज़ ग्रेजुएटेड इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 4 कांस्टेंट क्रिएट किए, 4 कांस्टेंट, सबके अलग अलग नाम है, एक नेम, एक एज, एक इज सिंगल और एक इज ग्रेजुएटेड। ओके, सो जो नेम है उसको मैंने वैल्यू असाइन की ज़ीशान खान, जो एज है मैंने उसे एक वैल्यू असाइन की 21, जो इज सिंगल है उसे मैंने वैल्यू असाइन की ट्रू, इस ग्रेजुएटेड को मैंने वैल्यू असाइन की अनडिफाइंड। तो अब हमें इनकी टाइप्स के बारे में पता लगाना है कि इसकी क्या टाइप है, इसकी क्या टाइप है। टाइप से मुराद हमने ये देखना है कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है या इंटीजर है या फ्लोट है या बूलियन है, ये किस फॉर्मेट में डेटा है, ये किस तरह का डेटा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कर सकते हैं console.log टाइप ऑफ नेम, नेम की टाइप आप हमें बता दो। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, नेम एज इज़ सिंगल, के मतलब ये बंदा सिंगल है या नहीं। बस आपको पता है कि हर इंजीनियर सिंगल ही होता है, इंजीनियर की कोई सीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो आपने इस चीज़ से हमेशा बेफिक्र रहना है, ठीक है। तो सेव कर लो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टर्मिनल में मेरे पास आ रहा है स्ट्रिंग, थोड़ा सा जूम करा देता हूँ, ये रहा जो पहली टाइप मैंने प्रिंट किया नेम, नेम की टाइप क्या है स्ट्रिंग। ओके, तो फिर है हमारे पास एज, एज की टाइप क्या है नंबर, इज सिंगल, सिंगल की टाइप क्या है बूलियन, बूलियन मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। और अनडिफाइन की टाइप क्या होगी हमारे पास, अनडिफाइन की टाइप अनडिफाइन ही रहती है हमारे पास। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को। और ये यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का जो एक छोटा सा चैप्टर था इसे कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद मूव ऑन करेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लो अपने पास, उसे नाम दे दो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर .js, इसके नाम को कॉपी कर लो और इसे इंटर कर दो, ठीक है। अब इस फाइल में आ चुका हूँ। अब जैसे कि आपको पता है, अब जो काम करूँगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के फाइल में करूँगा, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में मेरा कोई काम नहीं बचा। तो क्या करूँगा, अपने टर्मिनल में इस चीज़ को बंद कर दूँगा। जो अभी हमारे पास कौन सी फाइल रन हो रही है, अभी जो हम लोग रन कर रहे हैं वो वेरिएबल डेटा टाइप .js की फाइल है। तो उसे रन करने के बजाय मैं इस दूसरी फाइल को रन करूँगा, ठीक है, जो अभी मैंने क्रिएट की है, नोडमोन कंट्रोल स्ट्रक्चर .js, इसे एंटर करते हैं और ये रही अब हमारे पास ये फाइल रन होगी। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ console.log हेलो वर्ल्ड, ओके, अब इसे प्रिंट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। तो हमने यहाँ पर इस फाइल में कंट्रोल स्ट्रक्चर में हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करवाना है नहीं। सो हमारे पास होते हैं कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पहले देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है क्या हमारे पास, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास जो होती है, सबसे पहले इफ़ कंडीशन, इफ़ की कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है। फिर होती है हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशन, फिर होती है हमारे पास इफ़ एल्सिफ की कंडीशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इफ़ की कंडीशन को। इफ़ की कंडीशन क्या कहती है हमें, इफ़ की कंडीशन ये कहती है कि इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 4, तो प्रिंट करा दो आप CLG यू आर राइट। तो आप ये प्रिंट करा दो यू आर राइट। इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ प्रिंट होके नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने जो कंडीशन लगाई है, मैंने कहा है कि अगर 2 4 से बड़ा है तो आपने इस चीज़ को प्रिंट करना है। तो हमें तो पता है कि 2 4 से बड़ा नहीं है, तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। तो अगर मैं इस कंडीशन को सही लिख दूँ, इफ़ 2 इज़ लेस देन 4, तो आप ये प्रिंट कर दो यू आर राइट। तो सेव करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो प्रिंट होके आ चुका है यू आर राइट। तो अब ये काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी सिंपल इफ़ की कंडीशन। अब इफ़ की कंडीशन आपने तो ये करना है नहीं कि हमारे पास हमेशा हमने 2 इज़ लेस देन 4 या 2 इज़ ग्रेटर देन 4 हमने इस चीज़ का काम करना है, नहीं, हमने ये बिल्कुल भी नहीं करना। हमने आगे जाके अपने प्रोजेक्ट्स में थोड़े से कॉम्प्लेक्स काम करने हैं। तो इसी वजह से मैं भी ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ताकि जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कच्चे हैं या वीक हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें और अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के कर लें। और जो बिगनर्स हैं वो भी सीख रहे जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि इसके बाद मैंने Node.js बैकएंड की पूरी सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ से मुराद एक वीडियो होगी, तो उस पर काम करें। वो भी उन लोगों के लिए ज़रूरी है ये वीडियो, जो लोग बैकएंड सीखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए लाजमी है कि जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो दूसरी साइड पर अभी हम लोग जा रहे हैं। इफ़ कंडीशन तो हो चुका है, अब इफ़ एल्स पर आते हैं। इफ़ एल्स की कंडीशन क्या कहती है, इफ़ एल्स की कंडीशन ये कहती है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 4, तो आपने प्रिंट करवाना है यू आर राइट, ठीक है।
बट अगर ये कंडीशन नहीं होती तो फिर आपने क्या करना है, एल्स clgimp यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, ठीक है। और इस वाले को अभी हम लोग कर देते हैं कमेंट, इसका कोई यूज़ नहीं बचा। तो इसे अगर सेव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होके आ गया यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन तो रन नहीं कर रही, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 4 हमने कंडीशन लगाई है और ये एक गलत कंडीशन है, तो 2 तो 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास क्या प्रिंट होके आया, यू आर रॉन्ग, क्या आप गलत हो। बट अगर इसी कंडीशन को मैं कर दूँ 2 इज़ लेस देन 4, अब इसे मैं सेव करता हूँ तो यू आर राइट प्रिंट होके आ चुका है। अब इसने इस कंडीशन को छोड़ दिया और पहली कंडीशन को रन कर दिया। ओके, तो ये थी हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशन। अब आते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन पर, इफ़ और एल्स इफ वाली कंडीशन। इफ़ एल्स इफ की कंडीशन का यूज़ होता कहाँ पर है? इफ़ एल्स इफ जो हमारे पास यूज़ होता है उसका यूज़ कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ, कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू जॉन विक। अब ये नाम है हमारे पास जॉन विक, तो मैं लिख लेता हूँ इफ़ नेम इक्वल 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 जॉन। तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग आपने प्रिंट करवा देना है नेम इज़ जॉन। ओके, और हमने फिर लगाना है एल्सिफ। एल्सिफ में हम लोग क्या लिखेंगे, नेम इक्वल 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 विक। तो आपने क्या करना है, आपने ये प्रिंट करवा देना है clg के नेम इज़ विक। ओके, और उसके बाद फिर कर देंगे एल्सिफ। अब इस बार लिखूँगा नेम इक्वल 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 JHON और JHONWIC जॉन विक। अब हमने पूरा नाम बिल्कुल सही लिखा। तो अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ clg नेम इज़ जॉन विक, और आखिरी हमारे पास एक एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन में लिख देंगे clg और यहाँ पर नेम प्रिंट करवा देंगे। अब ये कंडीशन कर क्या रही है, यहाँ पर वो क्या रहे, हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, जिसकी वैल्यू है जॉन विक। ओके, तो फिर हमने यहाँ पर इफ़ और एल्स इफ की एक कंडीशन लगाई, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया। हमने कहा अगर इस नेम की वैल्यू जॉन के बराबर है तो आपने प्रिंट करना है कि नेम इज़ जॉन। अगर नेम की वैल्यू विक के बराबर है तो आपने प्रिंट करना है विक। अगर नेम की वैल्यू जॉन विक के बराबर है JHOWN जॉन विक, तो आपने प्रिंट करवाना है नेम इज़ जॉन विक। वरना अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो आपने यहाँ पर उस नेम को प्रिंट करना है जो नेम की ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो इसे सेव करते हैं, और सेव करने पर आ गया यहाँ पर मैसेज, देख लो नेम इज़ जॉन विक, क्योंकि ये नाम और ये नाम दोनों मैच कर रहे। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ जॉन विक जूनियर, अगर मैं लिख दूँ जॉन विक जूनियर, इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है जॉन विक जूनियर। अब जॉन विक जूनियर कहाँ से आ रहे हैं, वो हमारी इस आखिरी एल्स वाली कंडीशन में से आ रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर 3 कंडीशन तो फेल हो गई, इनमें से तो कोई भी हमारे पास सक्सेस नहीं हुई। तो इस आखिरी वाली ने क्या किया, इसने सेम टू सेम हमारे उस नाम को प्रिंट करके हमें दे दिया कि ये लो भाई, ये नाम था, ओरिजिनल नाम ये था। तो आई होप कि ये तो आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैं 3 बार ट्रिपल इक्वल यूज़ क्यों कर रहा हूँ। 3 बार मैं ट्रिपल इक्वल यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिख लेता हूँ नेम इज़ इक्वल टू जॉन विक, तो ये क्या करेगा, ये इस नेम को ये वैल्यू असाइन कर देगा, ये कंपेयर नहीं करेगा, ये इस नेम को वैल्यू असाइन करेगा। तो इसलिए मैं एक सिंगल तो एक इक्वल तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, मैं 2 यूज़ करूँगा। अच्छा, तो 2 इक्वल मैंने यूज़ कर लिया। तो 2 इक्वल क्या करता है, 2 इक्वल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपस में वैल्यू को कंपेयर करता है। इस जॉन को इस जॉन के साथ कंपेयर करेगा और कह देगा कि ठीक है, वैल्यू फेल या पास, मतलब ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। बट जो 3 इक्वल होते हैं हमारे पास, 3 इक्वल का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले आप वैल्यू को मैच करो कि ये वैल्यू और वो वैल्यू मैच हो भी रही है या नहीं हो रही, और उसके बाद आप उनकी टाइप्स को भी मैच करो कि उनकी टाइप्स मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो इसका अगर मैं आप लोगों को एक खूबसूरत सा एग्जांपल देना चाहूँ, इसे कमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि कॉन्स्ट डिजिट 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, मैंने एक डिजिट क्रिएट किया, मैंने उसे नंबर दे दिया। दूसरा डिजिट मैंने क्रिएट किया और उसको मैंने दे दिया डिजिट 2। ओके, उसकी सेम वैल्यू होगी बट वो डबल कोट्स में होगी। देख लो 1 और 1 दोनों की सेम वैल्यूज़ है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ डिजिट 1 इक्वल इक्वल डिजिट 2। ओके,
मैंने लिख लिया कि आप प्रिंट करवाओ डिजिट 1 बराबर है डिजिट 2 के। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये कह रहे हैं कि ट्रू, हाँ डिजिट 1 डिजिट 2 के बराबर है। पर हमें तो पता है कि यार डिजिट 1 डिजिट 2 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है। तो अभी अगर मैं 2 इक्वल के बजाय 3 लगा लूँ और इसे सेव करता हूँ, तो देख लो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है फॉल्स, कि ये फॉल्स कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप अलग है और इसकी टाइप अलग है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा काम जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था यहाँ पर। तो इसे कमेंट कर देते हैं, फिर आते हैं अपने स्विच पर। तो स्विच क्या काम करता है, तो स्विच के बारे में देखते हैं। SWITCH स्विच। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैंने ऊपर कंडीशन लगाई थी, जैसे जो हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशन होती है ना, ये इफ़ एल्स इफ वगैरह, तो स्विच हमारे पास सेम टू सेम इसी तरीके का काम करता है। तो वो काम करता कैसे है, अब मैं बताता हूँ। आपने एक अपने पास वेरिएबल डिफाइन करना है, कॉन्स्ट एज इज़ इक्वल टू 21। अब मेरी एज 21 है, ओके। तो मैंने यहाँ पर अपनी एज लिख ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा स्विच। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्विच स्टेटमेंट। तो इस पर क्लिक कर दो, आपके पास पूरा का पूरा ये क्रिएट होके आ जाएगा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले स्विच में आपने पैरेंथेसिस में एक की देनी होती है कि आप ये स्विच के जो हमारे पास स्विच कंडीशन है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये आप किस वेरिएबल पर, किस वैल्यू पर रन करना चाहते हो। तो हम लोग ये रन किस चीज़ पर करना चाहते हैं, हम लोग ये एज पर रन करना चाहते हैं। तो इस की के बजाय आप लिख लो एज, ओके। मैंने एज लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास होते हैं कुछ केसेस में हमने वैल्यू देनी होती है उस एज की, ठीक है, इस एज की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 19, ओके। मैं लिख लेता हूँ CLG माई एज इज़ 19, ओके। तो जैसे मैंने ये केस 19 लिखा, तो इसी तरीके मैं इसे कॉपी करता हूँ, केस 20, और यहाँ पर लिख लेता हूँ 20, और यहाँ पर लिख लेता हूँ 21, ओके। और यहाँ पर लिख लेता हूँ 21, और यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ 22, ओके। तो 22 लिख लिया मैंने, और 22, ठीक है। अब मैं इसे अगर सेव करूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माई एज इज़ 21। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर इस स्विच केस में इस एज की वैल्यू को ले लिया। फिर इसने यहाँ पर सर्च किया कि इस एज की क्या वैल्यू है, 21। तो ये यहाँ पर उस केस को सेलेक्ट करेगा जिसकी वैल्यू 21 होगी। तो इसने देख लिया कि इस केस 21 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है, तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया माई एज इज़ 21। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोग परेशान हो जाओगी कि यहाँ पर हमने ये ब्रेक क्यों लगाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं इन सब में से इस ब्रेक को अगर कमेंट कर दूं ऐसे, ठीक है, सब में से ब्रेक को कमेंट कर दिया, तो अब अगर मैं इसे सेव करूं, तो यहाँ पर मेरे पास 2 मैसेजेस आ रहे हैं, माई एज इज़ 21, माई एज इज़ 22। क्यों आ रहे हैं मेरे पास ये मैसेजेस? तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ब्रेक को हटा दिया। इसने पहली कंडीशन को चेक किया कि केस 19 मतलब एज की वैल्यू 19 है, इसने कहा नहीं एज की वैल्यू 21 है, इसने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये आया केस नंबर 20 पर, जो जहाँ पर एज की वैल्यू 20 थी। इसने कहा कि क्या ये एज की वैल्यू 20 है, उन्होंने कहा कि नहीं, तो इसने इसे भी छोड़ दिया। फिर ये आया कि एज की वैल्यू 21 है, तो इसने कहा हाँ कि एज की वैल्यू 21 है, तो इसने इसे भी प्रिंट कर दिया। तो अगर एक बार ये ट्रू हो जाए, तो उसके बाद ये बाकी केसेस को चेक किए बगैर डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो इसने इसी वजह से 22 को भी प्रिंट कर दिया। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ उस वाले को प्रिंट करवाना चाहते हैं जो वैल्यू सेम हो जाए, जैसे हम चाहते हैं कि एज अगर 21 है, तो सिर्फ उस केस की वैल्यू प्रिंट करो जिसकी वैल्यू 21 होगी, तो हम लोग बीच में इस ब्रेक का यूज़ करेंगे, ठीक है, ब्रेक। तो अब इसके बाद ये इस चीज़ को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये रहा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट, हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस में भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो CLG, और यहाँ पर सिर्फ एज लिख लो, एज को प्रिंट करवा दो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे पास एज 21 होती ना एज 25 होती, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है ये रन होगी, और ये हमें एज हमें प्रोवाइड कर देगा कि आपकी जो एज है वो ये है आपके पास, ओके। तो ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा स्विच केस था। तो स्विच केस का हमारे पास काफ़ी यूज़ होता है, हमारे आगे जाके यूज़ करेंगे। अगर आप लोग मेरे बाकी ट्यूटोरियल्स देखोगे या किसी के भी ट्यूटोरियल्स देखोगे, तो जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उसमें आप लोग स्विच केस भी यूज़ करोगे, इफ एल्स कंडीशन, ये सारी कंडीशंस आप लोग यूज़ करोगे। अभी आप लोगों को सिर्फ इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों के फ्लो को समझो कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। इसके बाद आपने इन सब चीज़ों को एक प्रोजेक्ट में यूज़ करना है लाजमी। और अब इसके बाद ये तो हमारे पास थे सिर्फ और सिर्फ हमारे स्विचेस। तो अब आते हैं हम लोग रूक्स पर। तो रूक्स, ओके, LOOPS, रूक्स, ओके। सो रूक्स में क्या करेंगे, सो जो सबसे पहला रूप है मेरे पास वो है डू वाइल, डू WH डू वाइल, ठीक है।
सो ये है सबसे पहला रूप। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, अब इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो आपने लिख लेना है डू। ओके, डू को ऐसे लिखो और यहाँ पर लिख लो वाइल। ओके, सो ये था हमारे पास एक सिंपल सा रूप। डू के आगे आपने करली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर का कोड होगा, और वाइल में आपने क्या करना है, वाइल उसके आगे पेरेंथेसिस, वाइल के अंदर आपने लिखनी है कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन सबसे पहले अपने रूप से बाहर एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, कॉन्स्ट आई इज़ इक्वल टू 20। ओके, या 20 ज़्यादा हो गया, कॉन्स्ट आई इज़ इक्वल टू 5। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपने इस रूप को तब तक चलाना है जब तक आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जब तक आई या तो 5 से छोटा हो या बड़ा या बराबर हो। तो आई की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, 0। आई की वैल्यू मैंने 0 रख दी, और मैंने कह दिया कि आपने ये रूप तब तक रन करना है जब तक आई की वैल्यू या तो 5 के बराबर हो या 5 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करूँगा CLG आई मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आई को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, और यहाँ पर लिख दो आई प्लस प्लस। आपने पहले इसको प्रिंट करवाना है, और उसके बाद आई की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर दो। अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो इसने मुझे एक एरर दे दिया, कह रहे हैं कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल आई प्लस प्लस, कि आप आई प्लस प्लस को जो है ना आई कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप लोग देखो, मैंने यहाँ पर आई को एक वैल्यू असाइन कर दी 0, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि लूप के अंदर वो इंक्रीज़ होती रहे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, आप ना उसे कम कर सकते हो, ना ज़्यादा कर सकते हो, ना रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं अगर इसे कांस्टेंट के बजाय लेट कर दूँ, ओके, अब इसे मैं अगर सेव कर दूँ तो अब देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0 2 4 6 8 10। तो आई की वैल्यू पहले 0 थी, 0 2 ज़ा 0 प्रिंट होके आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक इंक्रीज़ हुई, तो आई की वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद ये क्या हुई, 0 के बजाय 1। ओके, तो जब ये 1 हुई तो 1 2 ज़ा 2 हमारे पास आ गया। तो जब ये वैल्यू 2 हुई, यहाँ पर एक और इंक्रीज़ हुआ, तो ये 1 के बजाय 2 हो गई, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। तो आई की वैल्यू में एक एक नंबर का इंक्रीज़ आ रहा था। ओके, तो यही था हमारे पास एक सिंपल डू वाइल लूप। और इसके बाद अपने अगले लूप की तरफ बढ़ते हैं। सो अगले लूप में क्या करेंगे, इसे कॉपी कर, इसे कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि फॉर लूप, फॉर या फॉर ही लगा लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप। ओके, सो फॉर में आते हैं, फॉर, और ये रहा फॉर लूप का ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट ने हमें दे दिया। तो फॉर लूप करता क्या है, तो फॉर लूप में सबसे पहले हमने एक इंडेक्स देना होता है, एक वैल्यू देनी होती है। तो जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ, लेट आई इज़ इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया आई नाम से, जैसे पहले क्रिएट किया था आई नाम से, तो यहाँ पर भी क्रिएट किया आई, और उसकी वैल्यू 0 है। फिर मैंने कहा कि आई की वैल्यू अगर कम हो 10 से, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें एक एक वैल्यू प्रेस करते रहनी है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, किस चीज़ से, आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके, और आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। ठीक है, और ये पूरी कंडीशन है। अब मैं अगर आप लोगों को दोबारा बताऊँ ये पूरी कंडीशन, हमने क्या किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि लेट आई इज़ इक्वल टू 1। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी डिक्लेरेशन हमने लेट से की है, और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। ओके, फिर हमने बीच में कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन में हमने ये लगाया कि आई अगर 10 से छोटा हुआ या 10 के बराबर हुआ, तब तक आपने इस लूप को चलाना है। और आपने करना क्या है, आपने इसमें एक एक को प्लस करना है, आई प्लस प्लस के, जब भी ये एक लूप एक बार कंप्लीट हो उसके बाद आई की एक वैल्यू प्लस हो जाए। जैसे 1 है तो 2 हो जाए, अगर 2 है तो 3 हो जाए। और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये होगा कि आई की वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई करते रहो। अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊँ तो हमारे पास 5 का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। तो करते हैं इसे, मैंने इसे सेव किया, तो देख लो यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, तो पूरा टेबल प्रिंट होके आ चुका है हमारे पास यहाँ पर। तो अगर आप लोगों ने पूरे टेबल को एक खूबसूरत अंदाज में प्रिंट करना हो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को console.log करवाऊँ, console.log डबल कोट्स लगाओ, यहाँ पर लिख लो अपने पास कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर लिख दें इस तरीके से
आई, और यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 2 या 2 नहीं लिखता, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे, हमारे पास ये किस चीज़ का टेबल है, 5 फंड्स। अच्छा, तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली 5 ही लिखना होगा, हम लोग इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिख लेते हैं आई की वैल्यू, और यहाँ पर दोबारा कोमा लगा के और लिख लेते हैं डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ आई, जो आई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। और ये रहा यहाँ पर आई लिखूँगा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया तू, किधर गया आई। और इसे सेव करते हैं, तो देख लो आ गया, 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 3। तो मतलब अजीब तरीके से प्रिंट हो गया आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, जो कि मैं ये नहीं चाहता। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें आखिरी वाले में करना है आई मल्टीप्लाई 5, ओके। सो सेव कर दो इसे, ये रहा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, ये जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ना, ये हम लोग अपने पुराने जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे, जब हम लोग बिल्कुल सादा थे, हमें कुछ आता नहीं था, या जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल सिंपल थी। अभी इसी वीडियो में आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसी सेम चीज़ को बड़े आसान तरीके से प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने सबसे पहले कहा है कि आप 5 को प्रिंट करते रहो। 5 के बाद अगर आप लोगों को मैं जूम करवाऊँ, मैंने बीच में कोमा लगाया हुआ है कि कोमा 5 अलग चीज़ है, उसके बाद ये जो डबल कोट्स में हमने लगाया हुआ है स्टार, ये अलग चीज़ है, फिर कोमा लगाया हमने आई की वैल्यू को आप प्रिंट करते रहो। आई की वैल्यू चेंज होगी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर वो वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने इक्वल लगाया हुआ है कि हर वैल्यू के बाद आपने इक्वल को प्रिंट करते रहना है। और इक्वल के बाद हमने क्या किया है कि आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते रहो 5 के साथ। तो पूरा का पूरा टेबल हमारे पास प्रिंट होके आ गया इस तरीके से। और इसी टेबल को हमने इस तरीके से अगर प्रिंट ना करना होता, एक दूसरा तरीका है, वो बहुत आसान है, बट वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो हमें हमारे एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो हम लोग उसी में ही देखेंगे। तो यही था हमारे पास हमारा फॉर लूप, और एक वो दूसरा होता है वाइल लूप, उसे छोड़ ही देते हैं क्योंकि डू वाइल हमने देख लिया, तो वो वही काफ़ी है हमारे लिए। अगर आप लोग देखना भी चाहते हो तो चलो दिखाई देता हूँ, इसे कमेंट कर लो और यहाँ पर लिख लो वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप, ओके लूप। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वाइल, और ये रहा वाइल स्टेटमेंट, तो देख लो यहाँ पर कंडीशन आ गया, वाइल के अंदर एक कंडीशन लिख लो। वाइल की कंडीशन कैसे काम करती है, हमारे पास वाइल की कंडीशन ऐसे काम करती है जैसे हमारे पास हमारी इफ़ की कंडीशन। तो अगर मैं लिख लूँ लेट आई, या डायरेक्ट कंडीशन लिख लेते हैं, आई इज़ लेस देन 5, और ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं लिख लेता हूँ लेट आई इज़ इक्वल टू 1, ओके। और इसके अंदर मैं अगर लिख दूँ CLG आई, ओके, और आई प्लस प्लस, सेव करते हैं। और सेव करने पर मेरे पास कुछ भी नहीं आया, आई डोंट नो वाई। सो अगर इसे मैं छोटा कर दूँ, इसे सेव करते हैं, तो ये रहा 1 2 3 4, मेरे पास 4 तक प्रिंट होके आ चुका है। ये मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई नाम से, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई वाइल में कि आपने आई इज़ लेस देन 5, जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी होगी तब तक आपने उसे प्रिंट करते रहना है। और जैसे आप उस वैल्यू को प्रिंट करो, आप उसमें एक वैल्यू प्लस भी कर दो। आई प्लस प्लस का मतलब उसमें एक वैल्यू प्लस करते जाओ, उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए एक नंबर का। तो सबसे पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के बाद उसने एक प्लस किया, जैसे उसे पता चला कि अब तो ये 5 हो गए, कि आई की वैल्यू तो 5 हो गई। जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, उसने कंडीशन चेक की कि यार अब तो 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो उसने लूप को बंद कर दिया और हमें ये सारा प्रिंट करके दे दिया 1 2 3 4, ओके। सो ये था हमारे पास हमारा वाइल लूप, और इसे कमेंट कर देते हैं। और ये था हमारा सिंपली हमारा जो चैप्टर था कंट्रोल स्ट्रक्चर का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मूव करेंगे अपने अगले स्ट्रक्चर चैप्टर की तरफ, जो है फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पर अपने पास एक और फाइल क्रिएट करो, किस चीज़ के लिए, functions.js। तो functions.js में करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग फंक्शन को देखेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन काम कैसे करता है। सो यहाँ पर अगर मैं इसे क्लियर स्क्रीन कर दूँ, ठीक है, सो Ctrl+C, इसे बंद कर दो, फिर क्लियर स्क्रीन कर दो, फिर यहाँ पर लिख दो कि node functions.js के फंक्शंस के फाइल को रन करके दो। अब जो भी हम लोग करेंगे
ये फाइल हमारे पास रन होके आएगा। तो फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि एक काम को करने का आसान तरीका, या हमारे पास जैसे एक काम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्ट a इज़ इक्वल टू 2 और कॉन्स्ट b इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन्हें प्रिंट करके दो, कॉन्स्ट सम इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ CHG सम। ओके, मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 7। क्यों? क्योंकि 2 + 5 7 होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ a और b की वैल्यूज़ नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वैल्यूज़ है। मैं दो वैल्यूज़ को बार बार सेव प्लस करना चाहता हूँ। जैसे अब अगर मेरे पास होता a और b के अलावा c और d, तो मैं क्या करता, मैं इसे करता c और इसे करता d, और इसकी कुछ अलग वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल इसकी कुछ और वैल्यू होती, तो सम के बजाय मैं यहाँ पर एक और सम के लिए करता सम 2। ओके, और इसमें अगर मैं कर देता c और d, और मुझे इसे अलग से प्रिंट करवाना पड़ता सम 2। तो इसे प्रिंट करते हैं तो पहले में 7, अगले में 11। अब अब इससे भी ज़्यादा हो सकती है ना हमारे पास वैल्यूज़। तो फंक्शन हमें क्या करते हैं, फंक्शन हम लोग सिंपल एक बनाते हैं, उसी फंक्शन को हम लोग वैल्यूज़ दे देते हैं, तो वो हमें सब कुछ सारा काम करके दे देता है। तो ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, इसे देखते हैं। तो इसे मिटा दो, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करो, फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना होता है फंक्शन, फिर आपने उसे देना होता है एक नाम। तो जैसे आप क्रिएट करना चाहते हो ऐड का फंक्शन है, मतलब कुछ जमा करना है आपने। कितने पैरामीटर्स ये एक्सेप्ट करेगा, पैरामीटर्स से मुराद कितने आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर अगर मैं इस पर ओवर करूँ, सिग्नेचर डिक्लेरेशन कैन ओनली बी यूज इन टाइपस्क्रिप्ट, मतलब अगर आप लोग कुछ सिग्नेचर वगैरह देना चाहते हो कि ये क्या एक्सेप्ट करेगा टाइप वगैरह, तो टाइपस्क्रिप्ट में कर सकते हो, बट अभी आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या फंक्शन ऐड, अब हम लोग इसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे, कुछ पैरामीटर्स देंगे जो ये एक्सेप्ट करेगा। हमने कह दिया a, b, ये दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा, a और b। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद ये करेगा क्या, ये करेगा रिटर्न a प्लस b। ये उन दो वैल्यूज़ को प्लस करके आपको रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास इस फंक्शन को रन कैसे करेंगे, इसे प्रिंट कैसे करवाएंगे। अगर मैं लिख लूँ CLG और यहाँ पर लिख लूँ ऐड, अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये दो वैल्यूज़ मांग रहा है, a और b। a में अगर मैं दे दूँ 5 और b में मैं अगर दे दूँ 10, इसे सेव करूँ तो मेरे पास 15 प्रिंट होके आ चुका है। अब इसी तरह अगर मैं कुछ बार और प्रिंट करूँ, इस बार मैं अगर कर दूँ 88, यहाँ पर कर दूँ 2, इसमें कर दूँ 11, इसमें कर दूँ 66, इसमें कर दूँ 65, इसमें कर दूँ 22, तो सब में इसने सब अलग अलग वैल्यूज़ दे दी, 15, 90, 77, 87। तो ये मुझे एडिशन करके दे रहे हैं बगैर किसी काम को बार बार दोहराए। तो पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा था, फिर उनको सम कर रहा था, फिर उनको सम करने के बाद मैं प्रिंट करवा रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, console.log के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करके उसे प्रिंट करवा रहा हूँ, उसे वैल्यूज़ दे रहा हूँ। तो बस यहाँ पर ये काम हो चुका है हमारा। ये एक सिंपल सा फंक्शन था एडिशन के लिए। तो इसी तरीके से आप माइनस करने के लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए बना सकते हो, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हो। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपने आगे जाके ना प्लस के लिए कोई फंक्शन बनाना है, ना सब्ट्रैक्शन के लिए बनाना है, ना मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने फंक्शन बनाना है। जितना मुझे अंदाज़ा है आपने आगे जाके इनमें से एक भी फंक्शन यूज़ नहीं करना। मैं सिंपली आप लोगों से साफ बात कर रहा हूँ, आगे जाके आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पर काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन होगा, फंक्शन में आपके पास क्या होगा कि गेट डेटा, कि आपने डेटा को गेट करना है, और डेटा को गेट करने के लिए आपके पास क्या होगा, कॉन्स्ट डेटा। अब इस डेटा के अंदर कुछ तो होगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है डेटा में, तो उसके बाद हम लोग इस फंक्शन में से डेटा को रिटर्न करेंगे, रिटर्न डेटा। अब ये तो हमारे पास बहुत ही सिंपल एग्जांपल दी मैंने। तो ये डेटा तो अभी हमने यहाँ पर स्टैटिक दे दिया। तो आमतौर पर हम लोग के पास स्टैटिक डेटा नहीं होता। डेटा कहाँ से आएगा, हमारी APIs वगैरह में से। तो अभी मैं एडवांस नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ। इस वजह से सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ कि एडिशन बना सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, बट इन एडवांस चीज़ों को सीखना ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें प्रैक्टिस कितनी करते हो इन चीज़ों की, कि आप लोग कितना काम करते हो प्रोजेक्ट्स वगैरह पर, तभी जाके आप लोग सीख सकोगे इन सब चीज़ों को। तो इसे मैं रिमूव करूँगा यहाँ से, सेव करूँगा, और यही था हमारा फंक्शन। फंक्शन में सिर्फ यही होता है और कुछ भी नहीं होता। एक फंक्शन होता है, वो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है और वो कुछ काम करता है। अब ये था हमारा पहला फंक्शन जो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। अब ऐसा फंक्शन भी होता है जो पैरामीटर्स एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कौन सा फंक्शन होता है, अब देखना यहाँ पर। अगर मैं इसे कमेंट करूँ, ठीक है, और कमेंट करने के बाद मैं लिखूँ फंक्शन, एक फंक्शन को नाम देना है मैंने ग्रीटिंग्स, ओके,
और ये फंक्शन कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ करता है console.log। ओके, और ये कहेगा गुड मॉर्निंग। ओके, और मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पर नीचे GRETINGS ग्रीटिंग्स। तो अगर मैं इसे सेव करूँ तो देख लो गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आ रहा है। अब ये कैसा फंक्शन है, ये कोई पैरामीटर्स हमसे रिक्वायर्ड नहीं है, इसे हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर 5 और 10 लिख रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट है, और जो फंक्शन के अंदर ए और बी लिखा हुआ है जो उसे रिक्वायर्ड है उसके लिए पैरामीटर है, बट हम लोग जो दे रहे हैं हमारे लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शन ग्रीटिंग है, फंक्शन ग्रीटिंग के अंदर ना कोई पैरामीटर्स है ना कोई आर्ग्यूमेंट्स है, बस आपने इसे सिंपली कॉल करना है। कॉल करने के बाद इसके अंदर जो भी होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा, या प्रिंट करना है या गेट करना है, जो भी करना है वो ये फंक्शन आपको करके दे देगा। ये एक सिंपल फंक्शन होता है। तो ये था हमारा एक सिंपल फंक्शन का चैप्टर। तो फंक्शंस के चैप्टर को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे जाके मैंने कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स करवाने हैं, और मैं इस वीडियो को सिर्फ इतना रखना चाहता हूं कि आप लोगों के जावास्क्रिप्ट के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ वो चीज़ें कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी को आनी चाहिए। तो आगे चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, और इसे तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है ऑब्जेक्ट एंड एरेज। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कोडिंग का काम है इसमें सबसे ज़्यादा काम हम लोग को ऑब्जेक्ट्स और एरेज के साथ ही करते हैं। तो ऑब्जेक्ट और एरे में से हम लोगों ने कभी डेटा गेट करना होता है, कभी इन पर कुछ मेथड्स रन करने होते हैं, कभी मतलब जो भी काम होता है ऑब्जेक्ट और एरेज के साथ ही होता है। तो सबसे पहले तो इस फाइल को रन कर लो अपने पास। इसे अगर मैं CLS करूँ, ओके, और यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को लेकर आऊँ, इसका क्या नाम है हमारे पास OBJECT ऑब्जेक्ट एंड ARRAYS ऑब्जेक्ट एंड एरेज। इसे मैं रन कर लेता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। सो ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखने का अंदाज़ क्या होता है, क्या तरीका होता है, क्या सिंटेक्स होता है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। सो सबसे पहले कॉन्स्ट OBJ कॉन्स्ट यूज़र। ठीक है, एक यूज़र है हमारे पास, सो उसकी सारी डिटेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, या यूज़र नहीं करते, सब्सक्राइबर कर देते हैं, सब्सक्राइबर। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसकी मैंने डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करनी है। सो ये ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट से। ठीक है, और आपने उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट्स। ओके, अब इसके अंदर आप उसकी सारी वैल्यूज़ लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम। अब उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हमारे पास कुछ भी नाम दे सकते हो यार, अली नाम दे दो। ठीक है, ये नाम हो गया। अब उसकी कोई ना कोई एज होगी हमारे पास, एज मैंने लिख ली कि ये 18 है हमारे पास। ओके, और अब ये कहाँ से है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी मैंने कंट्री लिख ली। अब कंट्री इसकी कौन सी है, कंट्री इसकी है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर इंडिया से है, तो मैं इंडिया ही लगाऊंगा। ठीक है, इंडिया। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्या ये स्टूडेंट है, इज़ स्टूडेंट, क्या ये स्टूडेंट है, तो हम लोग लिख देंगे ट्रू कि हाँ ये स्टूडेंट है। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट। एक करली ब्रैकेट्स के अंदर सारी वैल्यूज़ एक यूज़र की लिख लेना, नेम अली, और एज 18, कंट्री इंडिया, और इज स्टूडेंट ट्रू। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा, यहाँ पर ये कॉलम लगाया हुआ है हमने, इसके अंदर हम लोग इज इक्वल टू यूज़ नहीं करते। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। इसे सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगर मैं इसे console.log करवाऊँ, और console.log करवाने के बाद अभी अगर इसके अंदर मैं लिखूँ क्या लिखूँ, इसमें अपने पास सिंपल अगर मैं सब्सक्राइबर को प्रिंट कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर, और इसे सेव करते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होके आ चुका है नेम अली, एज 18, कंट्री इंडिया, और इज स्टूडेंट ट्रू। तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू भूल गया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ऐड हो, तो उसे मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए हम लोग करेंगे कि सब्सक्राइबर डॉट FULLNAM सब्सक्राइबर डॉट फुल नेम इज़ इक्वल टू, और फुल नेम की वैल्यू हमने देनी है। सो जो फुल नेम की जो भी वैल्यू आपने देनी है वो आप लोग यहाँ पर लिख लो। आई थिंक आई एम रॉन्ग, आई थिंक आई एम डूइंग इट इन द रॉन्ग वे। सो FULLNAM फुल नेम, और उसके अंदर लिख लेता हूँ मसूद अली। ठीक है, तो इसे सेव करते हैं। तो देख लो यहाँ पर फुल नेम की क्या वैल्यू है हमारे पास, मसूद अली। सो ये हमने असल में एक वैल्यू दी, और वैल्यू के अंदर हमने ऑब्जेक्ट दिया। तो अगर मैं इसे यहाँ पर इन करली ब्रैकेट्स का यूज़ ना करूँ, ठीक है, और मैं इसके आगे डायरेक्ट लिख दूँ मसूद अली, तो इसे सेव करते हैं। तो ये रहा फुल नेम क्या आ रहा है, मसूद अली। ओके, सो आई होप कि भी आप लोगों को समझ आ गया कि ये सारा काम कैसे करता है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया,
जिसका ऑब्जेक्ट का नाम था सब्सक्राइबर, और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ दी नेम, एज, कंट्री, इज़, स्टूडेंट। ओके, सो उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड उसमें ऐड करनी थी, फुल नेम। तो फुल नेम में हमने इज लिख दिया, इज़ इक्वल टू मसूद अली। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू दे दी उसे, और उसके बाद हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, हमने उसे कंसोल करवा दिया उस पूरे एरे को। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं CLG सब्सक्राइबर, तो पहले सब्सक्राइबर की क्या वैल्यू आ रही है, नेम, एज, कंट्री और इज स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 4 फील्ड्स आ रही जब ये लाइन इसमें प्रिंट हो रहा है। पर जब हमने ये वैल्यू ऐड हो गई, उसके बाद हमारे पास ये फील्ड भी आ चुकी है। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट को आप लोग एक्सेस कैसे कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एज ही प्रिंट करनी है, आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ एज प्रिंट कर हो जाए मेरे पास, तो सिर्फ एज प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग सब्सक्राइबर डॉट, यहाँ पर आगे आपके सामने सारी फील्ड्स आ चुकी हैं, नेम, इज स्टूडेंट, कंट्री, एज। तो मैं एज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लो 18 प्रिंट होके आ गया मेरे पास मेरे टर्मिनल में, ये रहा 18। ओके, तो इसे जूम आउट करते हैं। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट बस यही था और कुछ भी नहीं है, बस यही ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ऊपर लिख भी लेता हूँ अपने पास OBJECT, क्योंकि ये कोड आप लोगों को देना है, अगर हो सकता है किसी ने यूज़ करना हो, समझना हो इसमें से। सो ऑब्जेक्ट, और इसके बाद देखते हैं एरेज। तो एरे तो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जिसमें काफ़ी अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, तो वो सारे देखेंगे। तो एरे सबसे पहले देखते हैं एक एरे को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट ARR1, मैंने इसे नाम दिया एरे1। ठीक है, या इसे मैं नाम दे दूँ कि नंबर डिजिट्स इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने इसे 5 डिजिट्स का नाम दे दिया, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो हमने क्या किया है, हमने इसे ऊपर से कर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊँ आप लोगों के सामने, CLG डिजिट्स, और इसे सेव करूं, तो ये रहा मेरे पास, मेरा एरे प्रिंट होके आ चुका है। तो ये था एक सिंपल एरे। अब इस एरे में हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इस एरे में स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ऐड करनी है, एंडिंग में कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो वो सारे फंक्शन अलग अलग तरीके के मेथड हैं। तो उन सबको कैसे काम करवाना है हमने वो देखेंगे अभी। तो उसके लिए मैं इस एरे को अगर रिमूव करके कोई खूबसूरत सा एरे बनाऊँ जिसमें थोड़ा मज़ा तो आए, हमें समझ तो आए, तो क्या करूँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा, कॉन्स्ट फ्रूट बास्केट। एक फ्रूट बास्केट है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर है हमारे पास बनाना, और उसके अंदर है हमारे पास एप्पल, और उसके अंदर है हमारे पास ऑरेंज। ओके, सो अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है जो हमने इसमें ऐड करनी है, मैंगो। तो अभी अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ CLG फ्रूट बास्केट सेव, तो यहाँ पर देख लो ये रहा, ये प्रिंट होके आ गया, बनाना, एप्पल, ऑरेंज। हो सकता है आप लोगों को शो ना हो रहा, ये रहा बनाना, एप्पल, ऑरेंज। ओके, तो ये प्रिंट होके आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एंड में जो है ना, ऑरेंज के बाद मेरे पास आ जाए मैंगो भी। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं करूँगा कि फ्रूट बास्केट डॉट पुश, उसके अंदर आप पुश कर दो क्या चीज़, उसके अंदर आप लिख दो MANGO, मैंगो। ठीक है, और अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर मेरे पास फिर भी 3 प्रिंट होके आ रहे, बनाना, एप्पल, मैंगो। क्यों, क्योंकि पहले इसकी ये वैल्यू थी, उसके बाद ये प्रिंट हुआ, और प्रिंट होने के बाद हमने इसमें मैंगो ऐड किया। तो लाजमी सी बात है, पहले प्रिंट हो चुका उसके बाद हम लोग मैंगो ऐड कर रहे तो वो तो दोबारा प्रिंट होगा नहीं। तो इसके बाद अगर दोबारा मैं प्रिंट करूँ CLG और फ्रूट बास्केट, तो देख लेना यहाँ पर पहले प्रिंट होके आया, उसमें था बनाना, एप्पल और ऑरेंज। और अगर दूसरी बार जब मैंने प्रिंट किया तो दूसरी बार आ रहा है बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, चारों चीज़ें प्रिंट होके आ चुकी है मेरे पास, चारों के चारों फ्रूट्स प्रिंट होके आ चुके हैं यहाँ पर। अब ये तो था हमारे पास किसी चीज़ को एंड में ऐड करने के लिए। अब किसी चीज़ को अगर आपने एंड वाले को उड़ाना हो, अब मैं चाहता हूँ कि मैंगो मेरे पास ऐड तो हो चुका है, बट मैं उसे उड़ाना भी चाहता हूँ यहीं पर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फ्रूट बास्केट डॉट पॉप से क्या होगा, पॉप जो है, पॉप हमारे आखिरी वाले को सिंपल उड़ा देगा, फ्रूट बास्केट डॉट पॉप। और अगर मैं इसे CLG करवा दूँ और इसके अंदर लिख लूँ फ्रूट बास्केट और सेव करते हैं, सो देख लो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट होके आया बनाना, एप्पल, मैंगो। इसने जब प्रिंट किया तो इसने इन तीनों को प्रिंट करवा दिया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर पुश किया एक मैंगो को, और
इसकी जब बारी आई, इसने प्रिंट किया, इसकी प्रिंट में क्या आया, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, चारों के चारों फ्रूट्स आ चुके हैं हमारे पास। उसके बाद जब मैंने पॉप किया, पॉप से मतलब मैंने अगर आखिरी वाले फ्रूट को डिलीट कर दिया, जब मैंने दोबारा इसे प्रिंट किया तो अब हमारे पास मैंगो यहाँ पर प्रिंट होके नहीं आया। तो आई होप कि यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि पुश क्या काम करता है और पॉप क्या काम करता है। पुश ये काम करता है कि पुश हमारे पास किसी भी एरिया में आखिरी में कोई वैल्यू आपने ऐड करनी हो तो ये उसे ऐड कर देता है, और पॉप आखिरी वाली वैल्यू को डिलीट करने के काम आता है। तो ये सारा अगर यहाँ से कमेंट करूँ, और अब इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर दो और मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पुश और पॉप का यूज़ किया आखिरी से किसी वैल्यू को डिलीट करने के लिए और ऐड करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मैंगो को स्टार्टिंग में ऐड करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करेंगे, फ्रूट बास्केट डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करेगा, अनशिफ्ट हमारे पास एरे उस आइटम को जो है ना स्टार्टिंग में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंगो, तो यहाँ पर एक एलिमेंट्स टू इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, कि ये उस एलिमेंट को ऐड कर देगा उस एरे के स्टार्टिंग में। तो अभी अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट रो करके दिखवाऊँ आप लोगों को फ्रूट बास्केट को, तो देखना CLG, और यहाँ पर देख लो पहले मैंगो आ रहा है, मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज। ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग वाले प्रोडक्ट को एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए आपके सामने इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, अनशिफ्ट के बजाय शिफ्ट कर दूंगा और कोई वैल्यू नहीं दूंगा, बिल्कुल एम्प्टी। ओके, तो अभी अगर इसे सेव करता हूँ तो देख लो पहले प्रिंट होके आ रहा है बनाना, मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, और दूसरी बार जब मैंने किया तो सिर्फ बनाना, एप्पल और ऑरेंज, मतलब मैं अगली वाली जो स्टार्टिंग की वैल्यू है मैंगो मैंने पहले ऐड की थी, अब मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि अब वो डिलीट हो चुकी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये था सिर्फ और सिर्फ हमारा एलिमेंट्स को स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐड करने का तरीका। तो इसे अगर मैं कमेंट कर दूं, अब मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, तो वो नई चीज़ें है क्या। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, तो इनको प्रिंट करवाने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप अपने पास एक लूप इस्तेमाल करो, फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल लूप, कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट उससे भी आसान तरीका जो हमें हमारे एडवांस जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस करके दिया है वो है मैप मेथड। तो अगर मैं आप लोगों को इसे प्रिंट करके दिखाऊं आप लोगों के सामने, तो आप लोग खुश हो जाओगे कि ये यार काम कैसे कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कॉन्स्ट, या कॉन्स्ट करते ही नहीं है, CLG के अंदर मैं क्या करूँगा, फ्रूट बास्केट डॉट मैप, या इसे कंसोल भी नहीं करते, सब कुछ रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फ्रूट बास्केट डॉट मैप, और यहाँ पर लिख लेता हूँ FRUIT फ्रूट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा CLG फ्रूट। ओके, तो फ्रूट। ओके, अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो देख लो बनाना, एप्पल, ऑरेंज, तीनों को इसने अलग अलग प्रिंट करके दिया। तो वही रूप वाला काम मैप मेथड कर सकता है, पर जो मैप मेथड है ये काम सिर्फ और सिर्फ एरे पर करता है। ये एरे के अलावा किसी और चीज़ पर काम नहीं कर सकता, ये अकेला किसी ऑब्जेक्ट पर भी काम नहीं कर सकता, ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ एक एरे पर। ओके, तो ये हमारे पास एक एरे था फ्रूट्स का, और इस फ्रूट्स पर हमने ये मैप मेथड रन किया और इसके ज़रिए हम लोगों ने सारे फ्रूट्स को ये रहा प्रिंट करवा दिया। तो ये था मैप मेथड। अब इसके बाद अगर आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ एक और मेथड से, वो है हमारे पास फ़िल्टर मेथड। फ़िल्टर मेथड क्या करता है, एक एरे में से एक स्पेसिफिक चीज़ जो आप लोगों को चाहिए हो ये उसको प्रिंट करवा के देगा। तो कैसे देगा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फ्रूट बास्केट के अंदर आप फ़िल्टर करके दो, फ़िल्टर एक फ्रूट, ठीक है, कौन से फ्रूट को, जिसकी वैल्यू फ्रूट इक्वल जिसकी वैल्यू बराबर हो बनाना के, BANANA, ठीक है। और अभी अगर मैं इसे सेव करूं, सेव, तो अभी ये मुझे कुछ भी नहीं करके दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करना है एक नए वेरिएबल में, कॉन्स्ट फिल्टर्ड फ्रूट इज़ इक्वल टू, ओके, और एंडिंग में जाऊँगा फिर CLG और यहाँ पर लिख दूँ फिल्टर्ड फ्रूट। मैंने इसे सेव किया तो इसने मुझे एरे में एक प्रोडक्ट दिया बनाना, कि हमारे पास बनाना नाम से जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं 2 बनाना दे दूँ, मतलब 2 बनानाज हो मेरे पास, यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सेव। तो देख लो यहाँ पर इस बार ये मुझे फिल्टर मेथड पर 2 बार बनाना प्रोवाइड कर रहा है, मुझे दे रहा है, क्योंकि अब 2 बनाना एग्जिस्ट करते हैं।
तो सेव कर लो इसे। ये था फिल्टर मेथड। अगर आप लोगों ने किसी एरे में से किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके उसे गेट करना हो तो फिल्टर मेथड आपके काम आएगा। और यही थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। और एक और चीज़ है हमारे पास, और मैं सोच रहा हूँ बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि वो इतने काम की नहीं है, बट चलो बता ही देते हैं। उसमें ये है कि उसमें ज़्यादातर वो इस चीज़ पर काम नहीं करेगा। आई डोंट थिंक कि वो इस पर काम करेगा, इस एरे पर, क्योंकि उसके लिए जो ज़रूरी है वो है एक डिजिट्स का एरे, नंबर्स होने चाहिए। तो अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ, इस चीज़ को अगर अनकमेंट कर दूँ, अब मेरे पास एक एरे है डिजिट्स के नाम से, उसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5। मैं इन्हें कन्वर्ट करके एक सिंगल डिजिट, एक सिंगल नंबर बनाना चाहता हूँ। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं अगर कर रहा हूँ डिजिट्स डॉट रिड्यूस के अंदर मुझे 2 वैल्यूज़ देनी होती है। सबसे पहले एक्यूमुलेट होता है आई थिंक, और दूसरा होता है हमारे पास के करंट वैल्यू, CURRENT करंट, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम इन 2 वैल्यूज़ को प्लस करवा देते हैं, ये और इसमें अगर मैं कर दूं प्लस करंट और इसमें इनिशियल वैल्यू 0। तो ये मैंने क्या किया, तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये मैंने क्या है, मैंने एक रिड्यूस मेथड को यूज़ किया है। रिड्यूस मेथड हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ में, एक एरे पर ही यूज़ होता है, ये एरे के अलावा किसी चीज़ पर यूज़ नहीं होता। ये जो फंक्शन है ये काम करता है लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा लेफ़्ट से राइट की तरफ। ओके, ये करेगा क्या, ये एक्यूमुलेट जो है ये ACCM, ये हमारे पास एक वैल्यू है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट की है हमने 0, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। और जो दूसरा हमारे पास एक वेरिएबल है करंट नाम से, सो करंट वैल्यू हमारे पास क्या है, करंट वैल्यू हमारे पास हमारे एरे की स्टार्टिंग की वैल्यू होगी 1। तो करंट वैल्यू अभी इसमें क्या है 1। ओके, तो ये काम कैसे करेगा, ये पहले 0 + 1 करेगा, उसके बाद यहाँ पर ACCM के बजाय क्या होगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 के बजाय और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये सेकेंड आइट्रेशन में आएगा 1 + 2 3 कर देगा, मतलब ये इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर देगा 1 + 2, फिर 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, फिर 6 + 4 10 हो जाएगा, फिर 10 + 5 15 हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊँ, सो कॉन्स्ट सिंगल वैल्यू, मैंने एक सिंपल सा नाम इसे दिया। और अभी अगर यहाँ आऊँ और अगर यहाँ पर लिख लूँ CLG और सिंगल वैल्यू, सेव कर लेते हैं, तो देख लो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है 15। जूम करवा देता हूँ, ये रहा 15। तो 15 कैसे आया आप लोग देख लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो 15 ही बनेगा हमारे पास। तो ये था हमारा रिड्यूस मेथड, और इसे कमेंट कर लेते हैं। अब इसमें कोई काम बचा नहीं हमारा, तो इसे भी कमेंट कर लेते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज का चैप्टर। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं था ये चैप्टर भी। तो आई होप कि यहाँ तक तो सारा समझ आ ही गया होगा। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एरेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग के नहीं होते, हमारे पास एरे होते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो आप लोग आगे जाके प्रोजेक्ट्स में काम करोगे तो उसमें होते हैं हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो काम कैसे करते हैं, तो मैं अगर आप लोगों को उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, वो ARRAY एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में यहाँ पर कॉन्स्ट एम्प्लॉयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है एम्प्लॉयर्स का, तो हमारे पास एक करली ब्रैकेट होगा। आपको पता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट किस फॉर्मेट में होता है, करली ब्रैकेट में होता है। तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती है, आईडी हमारे पास 1, और उस एम्प्लॉयर का नाम, उसका नाम होगा employer_1, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट हुआ 2 3, तो ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हुए 2, और इसको भी अगर मैं कर दूँ 2, इसको 3 और इसको 3। ओके, तो ये एक हमारे पास एक एम्प्लॉयर्स नाम का एक एरे बन चुका है, और उस एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर कोई सिंगल वैल्यू नहीं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। तो इन वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, इन पर अगर मैप मेथड, रिड्यूस मेथड या कोई मेथड रन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। सबसे पहले मैप मेथड रन करके दिखाऊँगा, employers.map में क्या करूँगा, EMP एम्प्लॉयर, ठीक है। और एम्प्लॉयर में क्या करूँगा, CLG एम्प्लॉयर, सिंपल एम्प्लॉयर को प्रिंट करवा दूंगा। सेव कर लेते हैं, तो ये रहा मेरे पास सारे एम्प्लॉयर प्रिंट होके आ चुके हैं, एम्प्लॉयर 1, एम्प्लॉयर 2, एम्प्लॉयर 3, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने उस एम्प्लॉयर को फ़िल्टर करना है, उस एम्प्लॉयर को गेट करना है जिसकी ID 2 हो मेरे पास, तो कैसे करूँगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ आऊँ, मैं लिखूँ कॉन्स्ट
फिल्टर्ड एम्प्लॉई इज इक्वल टू एम्प्लॉयर डॉट फिल्टर, और उसके अंदर मैं अगर लिख दूँ एम्प्लॉयर, ओके, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉयर डॉट ID इक्वल 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 टू, ओके। सो अब इसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ, सो फिल्टर एम्प्लॉई सेव, तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास एरे में मेरा एम्प्लॉयर प्रिंट होके आ चुका है जिसकी ID 2 है, आप लोग देख सकते हो ये रहा टर्मिनल में ID 2 नेम एम्प्लॉयर 2। तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, पहले एक्सप्लेन कर भी देता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बगैर समझ तो नहीं आएगा, लाजमी सी बात है। मैंने किया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फिल्टर एम्प्लॉई के नाम से, ओके। फिर मैंने उस एरे को पकड़ा एम्प्लॉयर्स को, उस पर मैंने फ़िल्टर मेथड रन किया एम्प्लॉयर्स डॉट फिल्टर। उसमें मैंने कहा कि एम्प्लॉयर मैंने कॉलबैक फंक्शन को नाम दिया। मैंने कहा कि उसके अंदर जो एम्प्लॉयर है उसकी ID बराबर होनी चाहिए 2 की, 2 के। अगर उसकी ID 2 के बराबर हुई तो आपने उस एम्प्लॉयर को इस फिल्टर एम्प्लॉय के अंदर स्टोर कर देना है, और अगर स्टोर कर दो तो आपने उसे यहाँ पर प्रिंट करवा देना है। बस सिंपल सा ये काम था। तो उसे एम्प्लॉयर ID 2 से एक यूज़र एक आया एम्प्लॉयर मिल गया और उसने यहाँ पर उसे प्रिंट करके दे दिया, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट, ओके। सो सेव कर लो इसे, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टेड एरेज का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद अपने अगले चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम होगा scope.js, ओके। और यहाँ पर मैं अगर इसे अपने टर्मिनल को अगर क्लोज करूँ Ctrl+C CLS और लिख लूँ नोड मोन, ठीक है, scope.js, क्योंकि हमने जिस फाइल में काम करना है उसी को ही रन करेंगे। सो स्कोप्स का मतलब क्या है, ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इन सब चीज़ों को पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने ये करना है कि मैं आप लोगों को एक वेरिएबल का स्कोप बताऊंगा कि एक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, स्कोप्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं कॉन्स्ट, उसको मैं नाम दे दूं जैसे एज इज़ इक्वल टू 18, ओके। सो इस एज 18 को मैं अगर यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन बनाऊं, इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन, इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन 0 देन console.log एज, ठीक है, ओके। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा इसे सेव। तो देख लो यहाँ पर मेरे पास 18 प्रिंट होके आ चुका है क्योंकि मैं इस एज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, इस इफ़ को अगर कमेंट करूँ, आपके सामने मैंने इसे कमेंट कर दिया, मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊँ, लिख लूँ, फंक्शन को एक नाम दे दूँ गेट एज, ओके। और ये क्या करें, ये सिर्फ और सिर्फ कंसोल लॉग करें, किस चीज़ को, एज को। तो दोबारा देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लो अब ये हमारे पास कंसोल लॉग में हमें एज नहीं दे रहा शायद। अच्छा, हमने इसे फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो फंक्शन को कॉल भी कर लो, गेट एज, सेव कर लो। तो यहाँ पर देख लो हम लोग यहाँ पर 18 को गेट कर पा रहे हैं। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल है, ये जो हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, ये हमारे पास इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है। स्कोप का क्या मतलब, ये जो है ये एक ग्लोबल है, इसकी बाउंड्रीज मतलब वाइड बाउंड्रीज है इसकी। इसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, इसको आप किसी भी इफ़ कंडीशन, स्विच केस, कहीं पर भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ओके, कहीं पर भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो अब एक मिसाल देना चाहता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को कमेंट कर लेता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ, फंक्शन स्टूडेंट, ओके, फंक्शन स्टूडेंट इज़ इक्वल टू, और इज़ इक्वल टू नहीं लगाना ये, और इसके अंदर अगर मैं स्टूडेंट की एज दे दूं, स्टूडेंट एज इज़ इक्वल टू 21, ओके। और यहाँ पर मैं अगर इसके साथ कॉन्स्ट भी लगाना है क्योंकि हमें इसके डिक्लेयर करना है कि ये कॉन्स्ट या डेट, ओके। सो अभी अगर मैं इसे कंसोल करवाऊँ, सो स्टूडेंट एज, ओके, और इस फंक्शन को ऊपर ले आओ, इसको ऊपर जाके कमेंट कर दो, और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दो स्टूडेंट को, ठीक है। मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देख लो यहाँ पर मैं इस 21 को प्रिंट कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है जो कि इस फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के बाहर नहीं, फंक्शन के अंदर है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, काम कर रहा है, कोई मसला नहीं। बट अभी अगर इसी वेरिएबल को मैं यहाँ बाहर प्रिंट करना चाहूँ, मैं लिख लूँ स्टूडेंट एज और इसे प्रिंट करता हूँ, तो देख लो एरर आ गया। एरर क्या है, एरर कह रहे रेफरेंस एरर कि स्टूडेंट एज इज़ नॉट डिफाइंड। हालांकि आप लोग देख सकते हो कि यार हमने स्टूडेंट एज को डिफाइन किया है, बट ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट एज डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप जो है, इस
की जो मतलब इसको एक्सेस करने के लिए हमें इस फंक्शन के अंदर ही काम करना होगा। ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा ये वेरिएबल। तो इसे आप लोग अगर बनाना चाहते हो, मतलब अगर आप लोग इसे एक्सेस करना चाहते हो, आप लोगों को सेम वेरिएबल सब कुछ बाहर दोबारा से क्रिएट करना होगा। अब ये आपको बाहर एरर नहीं देगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्ट को आप 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर एक बार वो फंक्शन के अंदर है तो उसका स्कोप फंक्शन के अंदर ही रहेगा। दूसरी बार अगर आप लोग उसे बाहर डिक्लेयर करना चाहते हो तो बाहर कर सकते हो। अभी अगर मैं इसे सेव करूं और आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास 2 बार 21 प्रिंट होके आ चुका है। ओके, तो ये तो यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बार प्रिंट यहाँ पर हुआ फंक्शन में, दूसरी बार प्रिंट यहाँ हुआ जो हमारे पास ग्लोबल हमारी फाइल है वहाँ पर हुआ। ओके, तो ये था हमारे पास एक स्कोप के, एक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। वेरिएबल अगर बाहर क्रिएट हुआ होगा आपके किसी भी कर्ली ब्रैकेट्स किसी फंक्शन में नहीं होगा तो वो उसका ग्लोबल स्कोप होगा, उसे आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। वो किसी वो बाउंड नहीं है, वो किसी बाउंड्रीज के अंदर बाउंड नहीं है, वो कहीं भी आप लोग इसे एक्सेस कर सकते हो। बट हाँ, अगर वो किसी फंक्शन के अंदर होगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। एक और चीज़, अब लाजमी सी बात तो नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ फंक्शन ही क्रिएट करना होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को कमेंट करूँ, ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से, इसे कहते हैं क्लोजर, ठीक है, CLOSURE क्लोजर। तो इसमें अगर मैं किसी वेरिएबल को क्रिएट करूं, मैं उसे नाम दूं कॉन्स्ट माई एज इज इक्वल टू 21, मैंने इसमें अपनी एज दे दी। और यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ माई एज, अब यहाँ पर मैं अपने इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर इसे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना कह रहे कि माई एज डिफाइन नहीं है, माई एज इज नॉट डिफाइंड। बट इसी माई एज को मैं अगर इसी के अंदर प्रिंट करूँ अपने इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो देखना अब ये मेरे पास इस बार प्रिंट होके आएगा। तो इसे कमेंट करते हैं, तो ये आप 21 प्रिंट होके आ रहे। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने यहाँ पर इस इस कॉन्स्ट को जो मैंने डिफाइन किया माई एज, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज जो है सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर जाने के बाद आप इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, इसे कहते हैं क्लोजर स्कोप। ओके, सो या आप लोग इसे कह सकते हो ब्लॉक स्कोप। ओके, तो ये एक स्कोप होता है हमारे पास, स्कोप इस तरीके से काम करता है हमारे पास। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इससे आप लोगों को समझ में क्या आया? इससे आप लोगों को ये समझ में आया कि अगर आप लोगों के पास एक सेम वेरिएबल है आपके पास किसी फंक्शन के अंदर या कहीं पर किसी ब्लॉक के अंदर, तो अगर वो कॉन्स्ट, अगर वो उसकी डिक्लेरेशन कॉन्स्ट से हुई है तो आप उसे उस फंक्शन के अंदर दोबारा तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, उस फंक्शन से बाहर जाने के बाद आप उस सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें सीखी। और दूसरा ये था कि अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाना हो जो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर काम करे या उसी ब्लॉक के अंदर काम करे, जैसे ये माई एज इसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही काम करता है, इसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही एक्सेसिबल है, तो आप लोग ये बना सकते हो। ये सारी कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी समझाई स्कोप के हवाले से। तो यही था हमारा एक छोटा सा चैप्टर। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर्स की लेंथ बहुत कम लग रही है, बहुत छोटी, तो उसके लिए मैं पहले बता दूं, मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल को बहुत शॉर्ट रखा हुआ है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहता हूं। आलतू फालतू यहाँ वहाँ के टॉपिक्स को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहता। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर अपने एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे नाम दूंगा async.js। ओके, सो एसिंक इसी फंक्शन के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर हम लोग एक और मेथड देखेंगे फैच। तो फैच मेथड क्या करता है, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें कैसे काम करती है, तो उसे देखते हैं। सो सबसे पहले एक फंक्शन बना लो। ओके, सो फंक्शन को नाम दे दो फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स को हमने गेट करना है। ओके, सो अब प्रोडक्ट्स को गेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने लिख लेना है फेच। ओके, फेच मेथड कहाँ से आते हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट में से ही आता है। इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो ये कह रहे हैं इनपुट, और उसके अंदर आपने क्या देना है, रिक्वेस्ट URL कि आपने डेटा कहाँ से गेट करना है। ओके, सो इस पेज के अंदर अपना URL दे दो। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगी, तो हमारे पास एक API है फेक स्टोर API नाम से, फेक स्टोर API, और जहाँ पर हम लोग उस URL के ज़रिए हम लोग वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स गेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को दिखाऊँ, रीड डॉक्स पर क्लिक करना और आपके सामने ये URL है। ओके, तो इस URL को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इसे प्रिंट कर दो। आपने इसे प्रिंट कर दिया और इसके बाद अगर मैं इस फंक्शन को गेट करूँ, जैसे गेट,
प्रोडक्ट्स। ओके, मैंने इसे कॉल किया, कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे पहले इस फाइल को रन करेंगे async.js को। तो इस नीचे वाले फाइल को बंद कर दो, cls कर दो और कर दो nodemon async.js। तो अब हमारे पास ये फाइल रन करेगा। ओके, तो देख सकते हो मैंने इस फाइल को रन किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर मैं ये सारा डेटा यहाँ पर अपने पास एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, जैसे const डेटा इज इक्वल टू फेच, तो इसका क्या मतलब है कि इस डेटा के अंदर इस फेच प्रोडक्ट से जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे इस डेटा के अंदर स्टोर कर दो। तो देख लेते हैं। अभी अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूँ console.log और इसको यूँ मिटाऊँ, यहाँ पर इसके अंदर लिख दूँ डेटा, तो सेव करता हूँ। तो सेव करने पर यहाँ पर देख लो ये कह रहे कि प्रॉमिस और पेंडिंग। एक प्रॉमिस ये हमें दे रहे कि ये एक प्रॉमिस है और वो पेंडिंग स्टेट में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रॉमिस और पेंडिंग स्टेट? प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ जिसकी कुछ स्टेट्स होती है। स्टेट से मुराद क्या? पहले वो रिक्वेस्ट करता है, तो जिस वक्त हमने ये रिक्वेस्ट भेजी तो ये कौन सी स्टेट में है? पेंडिंग स्टेट में। तो जब तक ये पेंडिंग स्टेट में थी तब तक तो ये जज्बाती बंदा था, इसने यहाँ आगे प्रिंट कर दिया। तो इसने जब प्रिंट किया, अब इसके बाद इसने प्रोडक्ट्स को गेट कर दिया। तो जब गेट किया तो तब तक तो इसने अपना काम कर लिया था, इसने तो प्रिंट कर दिया था। तो फिर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को गेट नहीं कर पा रहे। तो पेंडिंग के बाद जो हमारे पास दूसरी स्टेट होती है प्रॉमिस की, वो होती है रिजॉल्व, कि अभी हमने प्रोडक्ट्स को गेट कर लिया, पर उस रिजॉल्व वाली स्टेट को तो हम लोग गेट कर नहीं सकते। और तीसरी स्टेट होती है रिजेक्ट, और अगर रिजेक्ट हुआ तो उसी स्टेट को भी हम लोग गेट नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एसिंक अवेट का। ओके, सो एसिंक अवेट से भी पहले कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूँ, ओके, और इस URL को यहाँ से कॉपी करूँ, ओके, तो आप लोगों को पहले यकीन हो जाए कि जो URL है इसमें वाकई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हम लोग प्रोडक्ट्स गेट कर सकते हैं। मैंने वो URL यहाँ पर पेस्ट की, तो ये देख लो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तकरीबन 20 प्रोडक्ट्स है। ओके, सो ये URL तो काम कर रही है कम से कम। इस चीज़ को बंद कर दो, यहाँ आ जाओ और यहाँ पर क्या करेंगे? अपने इस जो हमारे पास फेच मेथड है इसके आगे हम लोग देन और कैच का यूज़ करेंगे। देन और कैच हमारे पास प्रोमिसेस के लिए यूज़ होता है। प्रोमिसेस के लिए कैसे? देन का ये मतलब है कि देन के अंदर मैंने लिख लिया रिस्पॉन्स और लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, तो मैंने ये लिखा कि सबसे पहले आपने फेच करना है प्रोडक्ट्स को, और जब प्रोडक्ट्स फेच हो जाए, देन का क्या मतलब है कि देन तभी रन करेगा जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। इसके कंप्लीट होने के बाद देन काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ये कंप्लीट हुआ और इसके कंप्लीट होने के बाद हमने क्या कहा? हमने कहा कि इस देन वाले को अब रन करो। देन ने क्या किया? देन ने सारा डेटा गेट कर दिया, रिस्पॉन्स, ठीक है। इस रिस्पॉन्स के अंदर सारा डेटा है। इस रिस्पॉन्स के अंदर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये वाला रिस्पॉन्स, इसके अंदर हमारा सारा डेटा है। तो हमने क्या करना है? हमने उस डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चेंज करना है। अभी हमारे पास डेटा कौन से फॉर्मेट में आ रहा है हमारी API में से? वो जेसन फॉर्मेट में है। हमें उसको जेसन से कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। तो हमने क्या किया? हमने उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया। ओके, तो ये करने के बाद अपने इस देन मेथड के बाद दोबारा लगा दो डॉट देन। अब दोबारा गेट करो, अब यहाँ पर दे दो डेटा, ओके, और यहाँ पर कर दो console.log। आ जाए भाई, console.log डेटा। अब जब आप इस डेटा को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब हमें इस कॉन्स्ट डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को रिमूव कर दो। अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पर देखना प्रोडक्ट्स आ ही जाएंगे। तो ये रहे सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मेरे पास। मैंने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स को गेट कर दिया। अगर अपना टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर करो तो ये रहे सारे प्रोडक्ट्स। ओके, जैसा कि ये प्रोडक्ट है जॉन हार्डी वीमेंस लेजेंड, नागा गोल्ड एंड सिल्वर, ड्रैगन स्टेशन चेन ब्रेसलेट। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, तो अभी हमें नाम से लेना देना नहीं है। तो ये है कि हमने सारे प्रोडक्ट्स को गेट कर लिया। ओके, तो ये था हमारा देन और कैच। इसमें होता क्या है? इसमें हमने ये कहा कि सबसे पहले आप फेच करके दो इस चीज़ को। अगर ये URL, इस URL से आपने जो डेटा गेट करना है पूरा गेट कर लिया, उसके बाद ही तब आपने ये रन करना है। जब ये रन हो जाए, ये पूरा सक्सेस हो जाए, उसके बाद आपने इस चीज़ को रन करना है। जब ये हो जाए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे डॉट कैच। अगर ये दोनों चीज़ों में से अगर किसी में एरर आ गया तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर कर देना है CHG सम एरर अकर्ड। ओके, कि कोई एरर आया हमारे पास। बट हाँ, अगर कोई एरर नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर करना है डॉट फाइनली, और फाइनली में आपने क्या करना है? ये होता है हमारे पास एक
कॉलबैक फंक्शन, ये देख सकते हो यहाँ पर जो एक एम्प्टी फंक्शन जैसा हमने पेरेंथेसिस बनाया हुआ है, ये होता है कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन करता क्या है? कॉलबैक फंक्शन ये करता है कि जब सब कुछ हो जाए आखिरी में जाके कॉलबैक फंक्शन रन होता है। तो इसमें हम लोग दे देंगे CHG मतलब कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स FETCHED प्रोडक्ट्स फेच्ड। तो अभी अगर मैं आप लोगों को इसका पूरा फ्लो बताऊं, सबसे पहले हम करेंगे फेच मेथड को एग्जीक्यूट। ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं आया तो इसके पूरे कंप्लीट होने के बाद यहाँ आएगा, और यहाँ पर भी अगर कोई एरर नहीं आया, ये इसके पूरे कंप्लीट होने के बाद ये इस कैच मेथड को स्किप कर देगा और ये आएगा फाइनली पर, और फाइनली में ये इस कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करवा देगा। बट हाँ, इस दौरान अगर कोई एरर आया तो वो क्या करेगा, वो उस कैच मेथड उस स्केच के अंदर जाएगा और ये एरर प्रिंट करके दे देगा, सम एरर अकर्ड। ओके, अभी अगर मैं आप लोगों को ये प्रिंट करके दिखाऊँ, यहाँ पर अब देखना मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो सारे प्रोडक्ट्स फेच होके आगे ओके, और यहाँ पर एंड में देखना प्रोडक्ट्स फेच ये भी लिखा हुआ आ गया, बट बीच में जो एरर है वो नहीं आया। अब फॉर एग्जांपल मैं जानबूझकर इसका URL गलत कर दूँ, T और S मैंने रिमूव कर दिया। अब इसे सेव करता हूँ तो अब देखते हैं, अब कह रहे हैं कि सम एरर अकर्ड, के कोई एरर आया हमारे पास, और फाइनली में हमने क्या किया है, प्रोडक्ट्स फेच के प्रोडक्ट्स फेच हो गई। यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट्स फेच। ओके, तो अब ये फाइनली का मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फाइनली करता क्या है असल में? फाइनली ये करता है कि चाहे देन मेथड एग्जीक्यूट हो या कैच मेथड एग्जीक्यूट हो, चाहे ये एक काम करे या ना करे, इसको इन दो चीज़ों से लेना देना नहीं है। ये कहते हैं तुम लोगों को काम करना है करो, नहीं करना है ना करो, मैं तो एग्जीक्यूट होऊंगा। इनके कंप्लीट होने के बाद फाइनली आखिर में जाके एग्जीक्यूट होगा, हर हाल में होगा, चाहे इनमें एरर आए या ना आए, सही हो या ना हो, ये एग्जीक्यूट होगा फाइनली। ओके, तो और ये जो चीज़ है, ये जो एम्प्टी पैरेंथेसिस उसके आगे जो फंक्शन बनाया हुआ है, इसे कहते हैं एक कॉलबैक फंक्शन होता है। ये कॉलबैक फंक्शन, और ये कॉलबैक फंक्शन का जो सिंटेक्स है, यहाँ पर ये एक एरो फंक्शन वाला है, और एरो फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है तो उसे अभी आगे जाके पढ़ेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। बट ये जो सिंटेक्स है ना, यहाँ पर ये है हमारे पास एक एरो फंक्शन का सिंटेक्स, और ये कॉलबैक है। कॉलबैक काम क्या करता है? कॉलबैक ये करता है कि जब सारा काम हो जाए तब जाके कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कॉलबैक फंक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा बैकएंड पर, जहाँ पर Node.js एक्सप्रेस.js पर काम करेंगे, तो वहाँ पर कॉलबैक फंक्शन, एसिंक अवेट, इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो लाजमी सी बातें पता होना चाहिए। तो अब इसे सेव करूँगा, और यही था हमारे पास, एक सिंपल सा काम करना, एक डेटा को फेच करना। तो ये तो हमारे पास एक मेथड था, देन और कैच और फाइनली। इसके ज़रिए एक होता है हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक। तो ट्राई कैच ब्लॉक को देखते हैं उसमें काम कैसे होता है। तो अगर आप लोगों को मैं ट्राई कैच ब्लॉक से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ट्राई कैच ब्लॉक को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो ट्राई कैच ब्लॉक में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्राई कैच, ये रहा क्या हो गया ये, अच्छा ट्राई कैच, ये रहा ट्राई कैच, और ये रहा ट्राई कैच एग्जाम मेरे पास बन चुका है। सो सबसे पहले ट्राई करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने कोड लिखना है कि आपने ये काम करना है, बट अगर कोई एरर आया तो ये कैच ब्लॉक में आएगा। तो इस पर काम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने इसी प्रोडक्ट्स को फेच करना है, तो फेच कर लेते हैं यहाँ पर फेच। ओके, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर आना है, आपने इसे एक फंक्शन के अंदर लिखना है, बगैर विदाउट फंक्शन इस चीज़ को लिखना एक बेवकूफ़ी है। सो इसे करेंगे कॉन्स्ट गेट PRODUCTS गेट प्रोडक्ट्स। ओके, और करली ब्रैकेट्स नहीं लगाने और कॉन्स्ट भी नहीं लगाना, मुझे एरो फंक्शन की आदत हो चुकी है, तो आपको भी हो जाएगी इसके बाद जब आप लोगों को उसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। सो ट्राई कैच ब्लॉक को यहाँ से उठा लो, यहाँ ऊपर ले आओ। ओके, सो मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। एक तो ट्राई कैच ब्लॉक के साथ एक और चीज़ एसिंक अवेट। सो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे एसिंक, इस फंक्शन को ASYNC एसिंक, और इसमें कर देंगे अवेट। अब एसिंक अवेट कौन सी बला का नाम है, और इस URL को भी सही कर दो क्योंकि हमने इसे ख़राब कर दिया था प्रोडक्ट्स। ओके, तो एसिंक अवेट क्या चीज़ है? एसिंक अवेट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास URL है, हम लोग जो डेटा गेट कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से गेट कर रहे हैं, अपने एक API में से। उस API से डेटा गेट करने में टाइम लगता है, तो एसिंक अवेट क्या करेगा,
एसिंक अवेट ये करेगा कि ये तब तक हमारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये तब तक आगे के फ्लो को होने देगा जब तक इसकी वैल्यू गेट नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर जब मैंने इस चीज़ को गेट किया प्रोडक्ट्स को और मैंने इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया था दो देन और कैच का, तो मेरे पास आ रहा था कि पेंडिंग प्रोमिस पेंडिंग स्टेट में था। तो जो प्रोमिस पेंडिंग स्टेट में था उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एसिंक अवेट यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को गेट कर सके पहले और उसके बाद प्रिंट कर सके। ओके, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ कॉन्स्ट या कॉन्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं करते, इसके आगे आप लोग अपने पास लगा लो डॉट देन और देन के आगे लगा लो रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स में आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहाँ पर आपके पास जेसन स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। और एक और चीज़, अब आप लोग ये बोलोगे कि यहाँ पर तो हमने क्या किया डॉट देन सेम टू सेम काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सेम टू सेम काम करना चाहते हो कर सकते हो, बट अगर नहीं करना चाहते तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आप लोगों को, इसे रिमूव करो, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ सो यहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये रहा हमारा डेटा। डेटा किसे आ रहे हैं, हमारे पास सारा एक ऑब्जेक्ट एक एरे के अंदर आ रहे हैं। तो मैं इसे स्टोर करूँगा एक ऑब्जेक्ट में, एक एरे में। कॉन्स्ट डेटा इज़ इक्वल टू अवेट फेच, तो यहाँ पर मेरा सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट जेसन डेटा इज़ इक्वल टू डेटा डॉट जेसन। पहले मैंने इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसके बाद मैं इसे कंसोल करवा दूंगा, इसे कर दूंगा जेसन डेटा। ओके, और अगर कोई एरर आता है तो क्या कर दूंगा, एरर, तो एरर को ही प्रिंट करवा दो और कुछ भी नहीं करना। तो अब नीचे आएंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट प्रोडक्ट्स। तो अभी पहले मैं आप लोगों को इसका फ्लो बताऊंगा, तब जाके मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, इसके बगैर मैं काम नहीं करूँगा। हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स, बट ये एक सिंपल फंक्शन नहीं है, ये एसिंक अवेट फंक्शन है। तो एसिंक हमने यूज़ किया पहले। इसके अंदर हमने क्रिएट किया एक ट्राई ब्लॉक, ट्राई और कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो इसके अंदर है। जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो इसके बाद ये उसे प्रिंट करवा देगा। बट हाँ, अगर कोई एरर आता है तो ये इस पूरे कोड को छोड़ देगा या किसी चीज़ को प्रिंट नहीं करेगा, ये एकदम कैच ब्लॉक में आएगा और एरर को प्रिंट करवा के दे देगा। ओके, तो इस यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में हमने यूज़ किया अवेट का। अवेट का यूज़ कैसे किया हमने, अवेट का हमने यूज़ इस तरीके से किया है कि जब डेटा हम लोग यहाँ से गेट करेंगे तो इसमें लाजमी सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगेगा तो हम लोगों ने उसके लिए अवेट यूज़ किया ताकि हम लोग डेटा पहले सुकून से गेट कर रहे, उसके बाद हम लोग उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यही कुछ फ्लो था। इसे सेव करूँगा अब, और सेव करने के बाद अब दोबारा अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो अब ये कह रहे हैं कि प्रोमिस पेंडिंग है, प्रोमिस पेंडिंग स्टेट में है। सो अगर यहाँ पर भी मैं अवेट लगा लूँ, AWAIT अवेट, ओके, अब डेटा आ ही जाएगा, अब तो आना ही चाहिए। सो ये रहा, अब डेटा आ चुका है। क्यों, अब ये यहाँ पर सीन क्या हुआ, यहाँ पर ये सीन हुआ कि ये जो डेटा था ना हमारे पास, ये डेटा तो यहाँ आ चुका था, ठीक है। सो यहाँ आने के बाद ये जो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा था तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, पार के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने में। तो उसके लिए भी हमने अवेट का ही यूज़ किया। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन था फेच का, जहाँ पर आप लोग डेटा को इस तरीके से गेट कर सकते हो। और बस यही था, हमारे पास एसिंक अवेट था, ट्राई कैच ब्लॉक था, ये सारी चीज़ें हमने अपने पास देख ली। ये जो ट्राई कैच ब्लॉक था ये हमारे पास एरर हैंडलिंग का एक सेक्शन था, और जो देन कैच था ये भी एरर हैंडलिंग का सेक्शन था, जो हमने यहाँ पर देन और कैच का यूज़ किया। और जो एसिंक्रोनस था जिसे हमने एसिंक और अवेट, ये हमारे एसिंक अवेट का एक हिस्सा था। मैंने यहाँ पर दो चैप्टर्स को एक साथ मिला के एक साथ ही एक ही वक्त में कवर कर दिया, जबकि मैं इन्हें अलग अलग करना चाहता था बट एक ही वक्त में कर दिया। मैंने आप लोगों को प्रोमिसेस के बारे में यहाँ पर बताया कि प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं, और कॉलबैक फंक्शन के बारे में बताया। तो तकरीबन सारे हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो हमारा आखिरी चैप्टर, उसके बाद कंक्लूजन पर जाएंगे। तो आखिरी चैप्टर कर लेते हैं और जल्दी से उसकी तरफ, पहले इसे कमेंट कर देता हूँ, जल्दी से उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर अपने आखिरी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमारा एक आखिरी कंक्लूजन का चैप्टर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे क्या नाम दूंगा, ES6.js, क्योंकि ये इसमें हम लोग अपने ES6 के कुछ फीचर्स को कवर करेंगे। अपने ES6 वाले फाइल को जो है ना रन कर लो अपने पास, ठीक है, और इसे रिमूव कर दो, ES6.js। ओके, तो यहाँ पर ES6 का जो सबसे पहला फीचर है जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, वो है हमारे पास टेम्पलेट लिटरर्स। ओके,
सो ये टेम्पलेट रिटर्स कौन सी बला का नाम है, सबसे पहले ये चीज़। तो ये है टेम्पलेट रिटर्स, एक बेहतरीन किस्म की चीज़, एक बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। सो ये 6 में ECMAScript वालों ने, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ कॉन्स्ट आई इज़ इक्वल टू 1, ओके, मैंने एक वैल्यू बनाई, एक वेरिएबल, और जिसे डिक्लेयर किया, इसकी इनिशियल वैल्यू है 1, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि डू, और डू के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ वाइल, डू के मतलब बाहर लिखना चाहता हूँ वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कि मैं एक लूप रन करना चाहता हूँ जबकि आई की वैल्यू 10 से कम हो या उसके बराबर हो, तब ये लूप रन होना चाहिए। इस लूप में करूँगा क्या, इसके अंदर लिखूँगा console.log। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था अपने इस वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में, आई थिंक, या कंट्रोल स्ट्रक्चर में बताया था, यहाँ पर ये रहा, ये इतना ख़तरनाक वाला सिंटेक्स मैंने दिया था 5 के टेबल को प्रिंट करवाने के लिए, कि 5 अलग, मल्टीप्लाई अलग, आई अलग, फिर कोमा दे के फिर इक्वल अलग, फिर कोमा दे के आई अलग। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था ना, कुछ इस तरीके से, मुझे लगता है आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा होगा। तो टेम्पलेट एडिटर्स ने हमारा काम आसान कर दिया। 1 के बराबर में लेफ्ट साइड पर एक बटन है, बैकटिक्स इसे कहते हैं, बैकटिक्स। तो ये बैकटिक्स आपने लगा लेने हैं। मैंने अब यहाँ पर प्रिंट करना है 11 का टेबल, या 7 का कर देते हैं, 7। तो मैंने 7 लिख दिया, स्पेस देके एक्स लिखूँगा, स्पेस देके मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो कैसे करूँगा, आपने लगाना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर लिख लो आई। अब यहाँ पर आएगी आपकी आई की वैल्यू, बस ये हो गया। फिर लगा लो इक्वल, इक्वल के आगे लगा लो आप लोग दोबारा डॉलर कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप पूरी मल्टीप्लिकेशन, पूरी मैथमेटिक्स डाल सकते हो। तो आप लोग लिख लो अपने पास 7 मल्टीप्लाई आई, तो हो गया आपका, आपने 7 का टेबल यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पर कर दो आई प्लस प्लस, ओके, सेव कर लो। और अब ये कह रहे हैं असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, तो हमने इसे कॉन्स्ट नहीं, हमने इसे करना है लेट, और सेव कर लेते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा 7 का टेबल प्रिंट होके आ चुका है। और हमने यहाँ पर इतना आसान सा काम किया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने सब कुछ लिख लिया, और आप लोग देख सकते हो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा। तो ये थे हमारे पास टेम्पलेट एडिटर्स। और टेम्पलेट एडिटर्स का सिर्फ यही काम नहीं होता, इसका और भी काफ़ी काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्ट, या आपने यहाँ से एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन सेंड ग्रीटिंग्स, जैसे ये एक फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर होगा नाम, ठीक है, नेम, और ये एक नेम को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। और ये कंसोल करवाता है किस चीज़ को, इसके अंदर टेम्पलेट एडिटर्स लगा दो, इसमें लिख दो वेलकम डॉलर नेम, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर दो नेम। अब ये किसको नेम, मतलब किसको ये वेलकम करेगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सेंड ग्रीटिंग्स, अब इस ग्रीटिंग्स के अंदर ये मुझसे नेम मांग रहे कि आपने नेम प्रोवाइड करना है। अब अगर मैं नेम प्रोवाइड ही ना करूँ, मैं सेव कर दूँ, तो कह रहे हैं वेलकम अनडिफाइंड, के मतलब अनडिफाइंड, नेम की कोई वैल्यू आपने प्रोवाइड ही नहीं की। अगर मैं लिख दूँ ZEESHAN जीशान, तो ये कह रहे हैं वेलकम जीशान। तो आप लोग देख सकते हो ये डेटा हमारे पास डायनामिक आ रहा है, ओके। सो ये है हमारे पास टेम्पलेट एडिटर्स की पावर, और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ गई हुई ये चीज़। सो इससे काफ़ी काम हमारा आसान हो जाता है। सो टेम्पलेट एडिटर्स के बाद मेरी पसंदीदा चीज़ एरो फंक्शंस। सो एरो फंक्शंस करते क्या हैं, एरो फंक्शंस हमारे पास एरो FUNCTIONS एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस में एरो फंक्शंस को डिफाइन करने का तो सबसे पहले एक तरीका डिफरेंट होता है, उसका सिंटेक्स अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया था, ये रहा फंक्शन सेंड ग्रीटिंग। तो अगर यही फंक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँ एरो फंक्शन के फॉर्म में, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सेंड ग्रीटिंग। तो सेम नाम है बट मैंने कॉन्स्ट लगा लिया, इसके आगे इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर पेरेंथेसिस, फिर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। तो ये रहा, ये हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, ओके। ये सिंगल लाइन कमेंट है मेरे पास। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिख लेना है CLG हेलो वर्ल्ड, ओके। और यहाँ पर मैं अगर इसे कॉल करूँ सेंड ग्रीटिंग और इसे सेव करता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। अब सेंड इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है हमारे पास एरो फंक्शन का, इसका सिंटेक्स छोटा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूँ, इस चीज़ को रिमूव कर दूँ, इसको मैं सिंगल लाइन में अगर लिखना चाहूँ, तो ये रहा, ये एक सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ बगैर किसी चीज़ के, बस इसे सिंगल लाइन में लिखो, इसे सेव करो, तो फिर भी आपके पास हेलो वर्ल्ड ही आएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, एरो फंक्शन का फ़ायदा ही यही होता है। अब आप लोग देखो ये एक लाइन में आ रहा है, और उसको देखो पहले फंक्शन लिखो, फिर सेंड ग्रीटिंग लिखो,
फिर उसके अंदर ये सब कुछ फिर करली ब्रैकेट्स लगा और इसमें क्या कॉन्स्ट उसको नाम दे दो, कंसोल डॉट रो करवा दो, हो गया। एक ही लाइन में सब कुछ होता है, तो ये इसे वन लाइन फंक्शन भी कहा जाता है एरो फंक्शन को, क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल और इजी होता है। और बाकी तो ये उसी फंक्शन जैसा है बट ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास, तो इसी वजह से एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना लाजमी था। एक और चीज़, अब फ़र्क आता है कि फंक्शन में और एरो फंक्शन में क्या फ़र्क है। अब अगर मैं आप लोगों के सामने एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँ, फंक्शन ऐड, ठीक है, और ये क्या करता है, ये करता है दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट, ए बी और ए और बी, और ये करता क्या है, ये रिटर्न करता है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर ये करेगा ए प्लस बी, ये ए और बी के सम को रिटर्न करेगा। इसके बाद मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि होगा एरो फंक्शन, कॉन्स्ट ऐड, और इसको मैं इज इक्वल टू ओके। तो ये हो चुका है। अब इस फंक्शन को कोई और नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं कॉन्स्ट ऐड एरो फंक्शन, कॉन्स्ट ऐड एरो फंक्शन। अब ये एरो फंक्शन है, ये भी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ए कोमा बी, और इसके आगे सब कुछ मिटा के मैं कर दूंगा रिटर्न ए प्लस बी। ओके, सो रिटर्न को भी रिमूव कर देते हैं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, बस ए बी और ए प्लस बी ये रिटर्न करता है। तो इन दोनों को अगर सेव करूँ फिलहाल तो कुछ नहीं होगा। अब देखना, मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ, सबसे पहले अपने ऐड के फंक्शन को ऐड, उसके अंदर मैं कर दूँ 2,3, और इसके नीचे अपने दूसरे वाले फंक्शन को अगर इसी तरीके से प्रिंट करवाऊँ, उसके अंदर मैंने क्या करना है, ऐड एरो फंक्शन, और उसके अंदर कर दूँ 5,5। अब इन दोनों को सेव करता हूँ तो दोनों ने मुझे सही रिजल्ट दिया है, एक में 10 एक में 5, एरो फंक्शन का 10 आया, ऐड का 10 आया, ऐड का 5 आया, तो कोई इशू नहीं। तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में, डिफरेंस तो अभी इन्हीं सेम फंक्शन को अब देख सकते हो, यहाँ पर पहले मैंने इन दोनों को डिक्लेयर किया है, उसी के बाद मैंने इन दोनों को कॉल किया, ये देख सकते हो ना, इन दोनों पहले डिक्लेयर किया उसके बाद कॉल किया। अब अगर मैं इन दोनों को ऊपर ले जाऊँ, पहले मैं इन दोनों को यहाँ पर कॉल करूँ फिर जाके डिक्लेयर करूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे सेव किया, तो सेव करने पर आप लोग देख सकते हो 5 प्रिंट होके आ चुका है, 5 प्रिंट हो गया है कि ऐड 2,3 5, बट ये प्रिंट नहीं हुआ ऐड एरो फंक्शन, ये प्रिंट नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग ऐड एरो फंक्शन कैन नॉट एक्सेस ऐड एरो फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि जब तक आपने इस फंक्शन को इनिशियलाइज नहीं करते तब तक आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो एरो फंक्शन का एक ये हमारे पास डिसएडवांटेज है कि आप लोग इसे पहले कॉल नहीं कर सकते जब तक आप इसे एक बार डिक्लेयर ना कर दो, तो इसीलिए लाजमी है कि आपने इसे डिक्लेयर पहले करना है और आपने इसे कॉल बाद में करना है। सो बस यही था इनमें एक छोटा सा डिफरेंस। और हाँ, अगर आपने कोई बड़ा फंक्शन बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, तो उसमें आपके पास ये फंक्शन यूज़ होगा, उसमें आप लोग एरो फंक्शन यूज़ ना करना। ओके, तो बस यही था हमारे पास, और आई होप कि वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी लगी होगी। मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ एक्सप्लेन किया, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मैंने अभी फ़िलहाल छोड़ दी, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया ही नहीं। सो एक चीज़ है जो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग एक्सप्लेन करना चाहता, कैसा नाम है यार। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू दिस। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा नाम, और नाम क्या होगा हमारे पास, नाम कुछ भी होने दे यार, हमें नाम से क्या लेना देना, नाम ज़ीशान। ओके, और यहाँ पर दे देंगे एज दे देंगे 21, और यहाँ पर दे देंगे मैरिटल स्टेटस, तो इसको कर देंगे फोर्स। ओके, मतलब शादीशुदा है या नहीं, तो फोर्स कर देंगे इसको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दे दी अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको डिस्ट्रक्चर करूँ, मैं इनको अलग अलग गेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इनमें से किसी नेम को गेट करना हो तो मैं क्या करूँगा, ऐसे गेट करूँगा ना, CLG ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऐसे गेट करूँगा ना, आप लोगों को पता है ये ऐसे काम करता है। तो ये रहा ज़ीशान प्रिंट होके आ चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिर्फ नेम लिखूँ तो मेरे पास नाम आ जाए। तो ये अभी अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो एरर आ रहा है, तो मैं किसी नाम को गेट कर सकता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लगाना है कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स इज इक्वल टू OBJECT ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर एज, मैरिटल स्टेटस, नेम, तो आपने इस ऑब्जेक्ट में से इन तीनों वैल्यूज़ को गेट कर लिया। अब आप कहीं पर भी जाओगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा दो, नेम को सेव करो, नेम प्रिंट होके आ चुका है। कंसोल डॉट लॉग करवा दो एज को, एज भी प्रिंट होके आ गई है साथ में।
दोबारा कंसोल डॉट लो करवा के मैरिटल स्टेटस को प्रिंट करवा दो, वो भी प्रिंट होके आ गया है। तो मतलब सब कुछ अभी काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरीके से जो डिस्ट्रक्चर करना है किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस चीज़ को समझ लो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास। इस चीज़ को कभी भी ना भूलना। इस जावास्क्रिप्ट में मैंने जो वीडियो बनाई अभी, मुझे पता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने मिस की हुई है, काफ़ी चीज़ों को मैंने छोड़ा हुआ है। सो उन चीज़ों को आप लोग खुद कवर कर लो। मैंने यहाँ पर फंक्शंस बताए, ऑब्जेक्ट और एरेज बताए, एक मास स्क्रिप्ट के जो ES6 के जो कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे डिस्ट्रक्शन, टेम्पलेट एडिटर्स, एरो फंक्शन, ये बता दिया आप लोगों को। स्कोप के बारे में बताया और कंट्रोल स्ट्रक्चर, एसिंग का वेट फेच मेथड, तो ये सारी चीज़ें बता दी। काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसिंग है और मुझे पता है कि मिसिंग है, वो मुझे बतानी चाहिए, बट वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। और मैं सिर्फ ये चाहता था, इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर नहीं करना था, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना था। तो इसी वजह से मैंने मेन चीज़ें कवर की। और हमारी वीडियो का जो इख्तिताम वो यहाँ पर होता है। बट हाँ, आप लोगों ने कंक्लूजन ज़रूर देखना है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को देना है एक असाइनमेंट, तो वो आप लोगों ने ज़रूर लेना है, उसके बगैर वीडियो को ना छोड़ना। तो चलो अब अपने कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके गाइस, तो सब कुछ बंद कर चुके हैं, अपने VS कोड वगैरह, ब्राउज़र वगैरह सब कुछ बंद कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टास्क क्रिएट किए हुए हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, कि आप लोग ये क्वेश्चंस कर लो। ये इससे आप लोगों के जो बेसिक्स वगैरह हैं सारे इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगे, जो भी आपने अभी सीखा इस एक सिंगल वीडियो में। तो ये जो ऊपर वाले टास्क हैं, ये थोड़े से इजी टास्क हैं, ये जितने भी हैं ये बहुत ही इजी टास्क है, ये आप लोग खुद करोगे। उसके बाद आते हैं एडवांस टास्क की तरफ। एडवांस टास्क में हम लोगों ने एक HTML का एक पेज बनाना है। आपने क्रिएट एन HTML पेज विद अ बटन, जिसमें एक बटन होगा और उसमें आपने जावास्क्रिप्ट का कोड भी इम्प्लीमेंट करना है। उससे होगा क्या कि जब आप उस बटन पर क्लिक करो, उससे उसका टेक्स्ट चेंज हो जाए। फिर आपने एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है अपने फ्रंट एंड में, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। फिर आपने एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है, कैलकुलेटर बनाना है, डेवलप करना है। ये 3 टास्क जब आप कर लो, ये 3 काम, इसके बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट से पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बाद आप इस चीज़ पर आना, ये प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। और ये प्रोजेक्ट जब क्रिएट करो तो इसके बाद आपने 2 या 3 प्रोजेक्ट्स और भी इसी तरह क्रिएट करने हैं। फिर आप बड़े ही ईजीली रिएक्ट की तरफ मूव कर सकते हो। और हाँ, ये जो एडवांस टास्क है, ये इस पर काम करना मैंने नहीं सिखाया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़े से इवेंट लिसनर वगैरह को पढ़ना है कि इवेंट लिसनर कैसे काम करते हैं, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जो कि डोम है जावास्क्रिप्ट का, तो वो कैसे काम करता है। इन चीज़ों के बारे में आपने देख लेना है। बाकी होगा तो सेम काम, इसी में ही फंक्शन होगा आपके पास। एरो फंक्शन होगा, एरे होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस हाँ, और जो डोम वगैरह है वो इसमें होगा। तो डोम वगैरह को आप लोग पढ़ लेना और उसके बाद आप लोग इन एडवांस प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। यहाँ पर अपनी इस वीडियो का अख्ताम करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को भी लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट फ्यूचर में चाहिए, तो उसी पर ही काम करेंगे इंशाल्लाह। और अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।